5 वर्ष की कन्या को 60 वर्ष के बूढ़े के गले बांध दो तो बेचारी अपना करम पीट कर यही कहेगी, अब हम करबू का सही है न महाराज। राजा बोला, पंडितानी तुम्हारी यह बात भी सही लगी। चौथा पहर हुआ तो पक्षी ने चोंच खोली। सब बम्मन मर जाएं, सब बम्मन मर जाएं। तभी राज ने ब्राह्मणी से कहा, सुनो पंडितानी, पक्षी जो कुछ कह रहा है क्या वह उचित है? ब्राह्मणी मुस्काई और कहने लगी, महाराज मैंने पहले ही कहा है कि पक्षी अधकट बात कहता है। वह तो ऐसे सब ब्राह्मणों के मरने की बात कहता है। विश्वासंगत जो करें, सुरा मांस जो खाए, बिना सपरे भोजन करें, वह सब बम्मन मर जाएं, वह सब बम्मन मर जाएं। जो ब्राह्मणी वेश्या की संगति करते हैं, सुरा और मांस का सेवन करते हैं और बिना स्नान किए भोजन करते हैं, ऐसे सब ब्राह्मणों का मर जाना ही उचित है। जब बोलिए, पक्षी का कहना ठीक है या नहीं? राजा ने कहा, तुम्हारी चारों बातें 52 तोला पाव रत्ती ठीक लगीं। तुम्हारी बुद्धि धन्य है। राजा रानी ने उसको बढ़िया कपड़े और गहने देकर मान सम्मान से विदा किया। अब पुरोहित का आदर भी राजदरबार में पहले से अधिक बढ़ गया। एक बार एक राज्य में बहुत सारे लोग आलसी हो गए। उन्होंने सारा कामधाम करना छोड़ दिया, यहाँ तक कि अपने लिए खाना बनाना भी छोड़ दिया और खाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहने लगे। ज्यादातर समय वे लेटे रहते या सोते रहते। खाने की समस्या का निराकरण जरूरी था, क्योंकि इन आलसियों को खिलाने में लोग आनाकानी करने लगे। एक दिन सभी आलसियों ने राजा से मांग की कि सभी आलसियों के लिए एक आश्रम बनवाना चाहिए और उनके खाने की व्यवस्था करनी चाहिए। राजा नेक और दयालु होने के साथ साथ बुद्धिमान था। उसने कुछ सोचकर मंत्री को एक आश्रम बनाने का आदेश दिया। आश्रम के तैयार होने पर सभी आलसी वहां जाकर खाने और सोने लगे। एक दिन राजा अपने मंत्री और कुछ सिपाहियों के साथ वहां आया और उसने एक सिपाही से कहकर आश्रम में आग लगवा दी। आश्रम को जलता देख आलसियों में भगदड़ मच गई और सभी जान बचाने के लिए आश्रम से दूर भाग गए। जलते हुए आश्रम में 2 आलसी अभी भी सोए हुए थे। एक को पीठ पर गर्मी महसूस हुई तो उसने पास ही में लेटे दूसरे आलसी से कहा, मुझे पीठ पर गर्मी लग रही है, जरा देखो तो क्या माजरा है। तुम दूसरी करवट लेट जाओ, दूसरे आलसी ने बिना आंखें खोले ही उत्तर दिया। यह देखकर राजा ने अपने मंत्री से कहा, केवल ये दोनों ही सच्चे आलसी हैं। इन्हें भरपूर सोने और खाने को दिया जाए। शेष सारे कामचोर हैं। उन्हें डंडे मार मार कर काम पर लगाया जाए। पुराने जमाने में किसी गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसकी शादी को 20 साल हो गए थे, पर वह औलाद की दौलत से महरूम था। भगवान की कृपा से बूढ़े की औरत का पाव भारी था। नई नई चीजें खाने को उसका जी चाहता था। बूढ़ा भी अपनी बिसात के मुताबिक उसे खाने की चीजें लाकर देता था। एक रोज बूढ़े की बीवी को खट्टे मीठे बेर खाने की बहुत ख्वाहिश हुई। गर्मी के मौसम में बेर कहाँ मिलते हैं। फिर भी बूढ़ा बेरों की तलाश में जंगलों में भटकता रहा। एक दिन जंगलों में इधर उधर बेर तलाश करते हुए वह एक तालाब के किनारे पहुंचा तो एक बेर की झाड़ी नजर आई। बूढ़े को बहुत खुशी हुई। वह अपने दोनों हाथों से बेर इकट्ठे करने लगा। अभी झोली भर बेर ही तोड़े थे कि एक आदमखोर मगरमच्छ ने अपना बड़ा सा मुंह पानी से ऊपर निकाला और जोर से सांस खींची। उसके सांस लेने से एक जोरदार आंधी चली और बूढ़ा कमजोरी की वजह से अपने को न संभाल पाया और तालाब में आ गिरा। बूढ़ा अपने को संभालते हुए किनारे तक पहुंचना ही चाहता था कि मगरमच्छ ने इसके पांव ही पकड़ लिए। बूढ़ा उससे कहने लगा, भाई खट्टे मीठे बेरों की तलाश में मेरे पांव घिस गए और फिर जब बेर मिले तो मेरे रास्ते में तू रोड़ा बनता है।
तेरी यह मक्कारी मुझ पर कोई असर नहीं करेगी। बहुत दिनों से इंसान का गोश्त खाने को नहीं मिला। तेरी करारी हड्डियों को चबाने में मुझे बहुत मजा आएगा। आज मैं तुझे खाऊंगा, मगरमच्छ ने लार टपकाते हुए कहा। क्यों? मुझे तू क्यों खाएगा? इसलिए क्योंकि तूने मुझसे बगैर इजाजत लिए मेरे बेर लिए हैं। भाई, मैं यह बेर बहुत मजबूरी में ले रहा हूं। मेरी बीवी की हालत कुछ ऐसी है। मैं और मेरी बीवी अब और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। बूढ़े की बात सुनकर मगरमच्छ समझ गया। ओह, अगर यह बात है तो मैं तुझे नहीं खाऊंगा। तू अपनी राह ले, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? बूढ़े ने पूछा। अगर लड़का होगा तो तेरा और लड़की हुई तो मेरी। मंजूर कहकर वह बेरों की झोली संभालते हुए चल दिया। वह अपने दिल में सोचने लगा कि मगरमच्छ उसे फिर कहाँ मिलेगा, और अगर उसके यहाँ लड़का पैदा हुआ तो फिर तो परेशानी की कोई बात ही नहीं। बूढ़ा अपनी बीवी की आव भगत में कोई कमी नहीं करता था। दिन पर लगाकर उड़ते रहे, और एक दिन बूढ़े के घर एक खूबसूरत और बहुत तंदुरुस्त लड़की पैदा हुई। बच्ची को देखकर उसे मगरमच्छ की बात याद आई तो वह कांप उठा। लड़की का रंग गुलाब के फूल की तरह था। उसकी आंखें हीरों की तरह चमकदार थीं। वह परियों की तरह हसीन और मासूम थी। ऐसी मन्नतों और मुरादों की लड़की मगरमच्छ के पेट में जाए, यह सोचकर बूढ़ा दुख से कांपने लगा। उसने सोचा कि अब वह कभी तालाब के किनारे नहीं जाएगा। बारिश का मौसम आया और नदी में बाढ़ आ गई। मगरमच्छ पानी में बहकर तालाब से निकलकर खेत में आ गया। अब उसे आसानी से शिकार मिलने लगा। एक दिन बूढ़ा खेत से सब्जी तोड़कर ला रहा था तो रास्ते में मगरमच्छ ने उसे रोककर सवाल किया। क्यों बे बुड्ढे, मुझसे छुपता क्यों है? तू मुझसे छुपकर कहाँ भागेगा? सीधी तरह बता, तेरे यहाँ लड़की हुई या लड़का? लड़की हुई है, बूढ़े ने सहमी हुई आवाज में कहा। तो फिर वह मेरी है। मेरी अमानत को अब तक तूने अपने पास क्यों रखा है? क्या तू अमानत में ख़यानत करना चाहता है? इतनी छोटी बच्ची को तुझे कैसे दे दूं? बूढ़े ने कहा। 14 साल पहले तूने मुझसे वादा किया था। क्या वह अब भी बच्ची है? तू बाप की नजर से देखता है, वह अगर बूढ़ी भी हो जाएगी तब भी वह बच्ची ही रहेगी। तू मुझे अब और बेवकूफ नहीं बना सकता। मैं तुझे चैन से रहने नहीं दूंगा। देख, अगर तूने लड़की को कल ही लाकर मुझे नहीं दिया तो मैं तुम तीनों को एक एक कर खत्म कर दूंगा। मगरमच्छ ने कहा। वह मेरी बेटी है। अपना खून तुझे मैं कैसे दे दूं? लोग क्या कहेंगे? बूढ़े ने सवाल किया। लोग क्या कहेंगे वह मैं नहीं जानता। तू क्या कहता है? वादा खिलाफी करना चाहता है? मगरमच्छ ने गुस्से से चिल्लाकर कहा। नहीं नहीं, यह बात नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी को इस बात का पता न चले। और बूढ़ा कहते कहते रुक गया। तू क्या चाहता है? बोल, मगरमच्छ ने कहा। मेरी लड़की को कमल का फूल बहुत पसंद है। तू अपनी पीठ पर एक कमल का फूल रखकर तालाब के अंदर पानी के नीचे बैठे रहना। जब लड़की खुशी से इसे लेने जाएगी तो इसे तू ले जाना। मगरमच्छ को यह तरकीब पसंद आई। दूसरे दिन जब बूढ़े ने अपनी बीवी को बताया तो लड़की की मां परेशान हो गई। वह अपने आप को कोस रही थी कि क्यों उसने बेर खाने की ख्वाहिश की। आज उसकी बेटी मौत के मुंह में जा रही थी। भगवान उसे मौत क्यों नहीं देता? उसका दिल रो रहा था, लेकिन वह लड़की से कह रही थी, बेटी, कितने दिन हुए नानी के घर तू नहीं गई? वह तुझे याद कर रही है। तू आज अपने बाप के साथ नानी के घर जाएगी। 2 दिन रहकर वापस आ जाना।
बूढ़े की बेटी मगरमच्छ को सामने देखकर घबरा गई और चीखने लगी, लेकिन उसकी चीख जंगल में गूंज कर रह गई पर उसका बाप वापस नहीं आया। मगरमच्छ उसको अपने बड़े बड़े पंजों में पकड़कर तालाब के दूसरे किनारे एक गुफा के अंदर ले गया और वहां लड़की को छोड़कर वापस आ गया। ननिहाल जाने की बात सुनकर बेटी को खुशी हुई। उसके लिए मामू का घर जन्नत से कुछ कम नहीं था। वहां की हर चीज उसे पसंद थी। वहां का चांद खूबसूरत था। वहां के फूल खूबसूरत और फल रसीले थे। नानी के घर जाने की खबर सुनकर वह खुशी से नए कपड़े पहनकर तैयार हो गई थी। बूढ़ा उसे लेकर जंगल और नाले पार करता हुआ उस तालाब के किनारे पहुंचा और बेटी को तालाब के किनारे बैठाकर बोला, बेटी तू यहाँ बैठी रह, मैं अभी आया। बूढ़ा चला गया लेकिन वापस नहीं आया। उधर बेटी को एक बेहद खूबसूरत कमल का फूल नजर आया। वह सोचने लगी कि इतना खूबसूरत कमल तालाब के बिल्कुल किनारे खिला है, लेकिन उसे अभी तक किसी ने हाथ नहीं लगाया। हो सकता है किसी की नजर उस पर न पड़ी हो। बूढ़े की बेटी धीरे से पानी के अंदर गई। कमल के फूल की तरफ हाथ बढ़ाते ही कमल थोड़ा आगे खिसक गया। लड़की डर कर अपने बाप को पुकारने लगी, घुटने पानी हुआ है बाबा। कमल खिसकता जाता है। वह फिर आगे बढ़ने लगी। कमल फिर से खिसक गया। लड़की चीखकर अपने बाप को पुकारने लगी, छाती पानी हुआ है बाबा। कमल खिसकता जाता है। बाप वहां होता तो जवाब देता। उसे डर लग रहा था। वह सोच रही थी कि वापस चली जाए। उसी वक्त बड़ी बड़ी लाल आंखों वाला मगरमच्छ मुंह खोले पानी की सतह पर दिखाई दिया। बूढ़े की बेटी मगरमच्छ को सामने देखकर घबरा गई और चीखने लगी, लेकिन उसकी चीख जंगल में गूंज कर रह गई पर उसका बाप वापस नहीं आया। मगरमच्छ उसको अपने बड़े बड़े पंजों में पकड़कर तालाब के दूसरे किनारे एक गुफा के अंदर ले गया और वहां लड़की को छोड़कर वापस आ गया। लड़की की मासूमियत और खूबसूरती को देखकर उसे खाने का इरादा इस वक्त उसने छोड़ दिया। राहगीर जो तालाब में नहाने या पानी पीने आते थे, उन्हें वह पेट भरकर खाता और उस आदमी के पास खाने का जो सामान होता उसे लाकर इस लड़की को देता। लड़की इस गुफा में पड़ी रहती, पर मगरमच्छ के डर से वह कुछ बोलती नहीं थी। इस तरह दिन गुजरते गए। चारों तरफ इस तालाब का मगरमच्छ आदमखोर के नाम से मशहूर हो गया था। डर के मारे कोई राहगीर इस तालाब की तरफ नहीं आता था। मगरमच्छ भूख से बेकरार होने लगा। उसने तालाब की बड़ी बड़ी मछलियों को खाकर खत्म कर दिया। अब वह भूख के मारे मरने लगा। जंगल की गायबकरी भेड़ भी वह भूख की शिद्दत में खा गया। अब उसके डर से वहां कोई जानवर भी पानी पीने नहीं आता था। जब उसे जोर की भूख सताने लगी तो वह बूढ़े की बेटी के करीब आकर उसे अपनी लाल और ललचाई आंखों से घूरने लगा। बूढ़े की बेटी समझ गई कि अब उसकी बारी थी, लेकिन मगरमच्छ ने उसे उस दिन नहीं खाया। सोचने लगा कि अब उसके दांतों में धार नहीं थी। उन्हें लुहार से तेज कराने के बाद उस लड़की को खाएगा। यह सोचकर वह लुहार के पास चला गया। इधर बूढ़े की बेटी अपनी जान बचाने की तरकीब सोचने लगी। गुफा में जितने सोने चांदी के जेवरात मगरमच्छ ने लाकर रखे थे, उसने सबको इकट्ठा किया और एक टोकरी में रखकर सूखे पत्ते और छोटी छोटी लकड़ियों से उसे ढक लिया और अपने जिस्म पर कीचड़ लेपकर अपनी सूरत एक अंधी बुढ़िया जैसी बना ली और टोकरी कमर पर लादकर लाठी टेकते टेकते जाने लगी। जैसे ही गुफा से बाहर निकली उसी वक्त मगरमच्छ आ गया और दहाड़कर पूछने लगा, तू कौन है? बूढ़े की बेटी डर से कांपने लगी, लेकिन बाद में खुद को संभालते हुए कहने लगी, मैं अंधी बूढ़ी हूँ, हड्डियों की लड़ी हूँ। मेरे बदन में क्या है जो तू खाएगा? तू अपनी गुफा को जा, वहां तेरे लिए एक तंदुरुस्त लड़की मौजूद है।
उसकी हड्डियां चबाने में तुझे मजा आएगा। मगरमच्छ उसे पहचान न सका। उसके मुंह में इंसानी गोश्त के मजे को सोचकर पानी आ गया और वह तेजी से गुफा के अंदर चला गया। बूढ़े की बेटी उससे छुटका मिलते ही घबराकर दौड़ने लगी और घने जंगल में गुम हो गई। वह सोच रही थी कि जिस माँ बाप ने उसे धोखा देकर मगरमच्छ के हवाले कर दिया, वह उनके पास नहीं जाएगी। वह यही कुछ सोचते हुए घने जंगल में चली जा रही थी कि उसे शेर की गरज सुनाई दी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह खौफ के मारे इधर-उधर छुपने की जगह ढूंढने लगी। इतनी देर में एक हाथी के बराबर ऊंचा और बड़ा शेर उसके सामने आ गया। डर के मारे वह सामने एक बड़े बरगद के दरख्त के तने से चिपट गई और रो रो कर मजबूरन दरख्त से दरख्वास्त करने लगी। ए दरख्त, तू फट जा, मैं तुझमें समा जाऊं और तू बंद हो जा। यह सुनते ही दरख्त सचमुच फट गया और वह उसके अंदर चली गई और दरख्त बंद हो गया। एक दिन एक राजकुमार शिकार करने के लिए उसी जंगल में आया। वह दातुन के लिए एक शाख काटने लगा कि उसके कानों में ये आवाज आई। राजकुमार धीरे काट कहीं, मेरी आंख फूट न जाए, मेरी नाक काट न जाए, मेरा हाथ टूट न जाए। यह सुरीली आवाज सुनकर राजकुमार को हैरत हुई और वह दातुन लिए बगैर राजमहल वापस चला आया। वह रात भर उसी जादुई दरख्त के बारे में सोचता रहा। राजमहल में राजकुमार की शादी की तैयारियां हो रही थीं। ज्योतिषी और पुरोहित राजकुमार को समझा रहे थे, लेकिन राजकुमार की बस एक ही जिद थी कि वह उसी दरख्त से शादी करेगा। अगर उसकी शादी उस दरख्त से नहीं हुई तो वह अपनी जान दे देगा। राजकुमार राजा की इकलौती औलाद था। उसकी नजर में शादी की अहमियत बेटे की जिंदगी से कम ही थी। इसलिए राजकुमार की ख्वाहिश पूरी की गई। उसी दरख्त के साथ उसकी शादी की रस्म अदा की गई। राजकुमार ने उस दरख्त को वहां से उखाड़कर अपने महल के पास बाग में लगवा लिया। बूढ़े की बेटी रात गए दरख्त से निकलती और महल के अंदर जाकर सब काम पूरे करती और सुबह होते ही वापस दरख्त के अंदर चली जाती। एक रोज राजकुमार ने छुपकर बूढ़े की बेटी के ये सब काम देखे। दूसरे दिन जब बूढ़े की बेटी दरख्त से निकलकर महल के अंदर गई तो राजकुमार ने उस दरख्त को आग लगाकर भस्म कर दिया। बूढ़े की बेटी दौड़ती हुई आई और बोली, आ, तुमने यह क्या किया? इस पर राजकुमार ने कहा, इतना बड़ा महल है, तुम इसमें रह सकती हो, इस खूबसूरत बाग में घूम सकती हो, बेवजह इस दरख्त के अंधेरे में क्यों सड़ती रहती हो? और फिर मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं, मैंने तुम्हें अपनी रानी बना लिया है, मैं तुम्हारे बिना जी न सकूंगा। लड़की तो सिर्फ मोहब्बत की भूखी थी। लड़की को लगा कि जैसे सारे जहां की खुशी उसे मिल गई हो। उस दिन के बाद दोनों राजमहल में हंसी खुशी रहने लगे। गोनूझा के गांव से थोड़ी दूरी पर एक मवेशी मंडी थी, जहां रविवार को मवेशियों का बाजार लगा करता था। एक सुरक्षा प्रहरी किसान के वेश में उस हाट में भेजा गया। वह दिन भर हाट में घूमता रहा और मूर्खों के से हाव भाव के साथ मवेशियों के पास जाता, उन्हें निहारता और फिर उसके मालिक से उसकी कीमत पूछता, फिर अपनी अंटी से पैसे निकालकर उन्हें सबके सामने गिनने बैठ जाता। फिर कहता कि उसके पास पैसे कम हैं। लगभग 4-5 चक्कर वह पूरे हाट का लगा चुका था। अब वह किसी भी मवेशी के पास रुकता तो मवेशी का मालिक उसे दुत्कार कर भगा देता, जा जा आगे बढ़, लेना न देना आ गया। फिर मगज चाटने। हाट में घूम घूम कर थक जाने के बाद वह जवान एक जगह पर बैठ गया। उसने महसूस किया कि उसके आसपास थोड़ी थोड़ी दूरी पर 4 लोग बैठ गए हैं। चुपचाप, सबकी पीठ उसकी तरफ थी। जवान ने फिर अपनी अंटी से पैसों की थैली निकाली और वहां बैठकर उन्हें गिनने लगा।
पैसे गिनकर उसने थैली में डाले और थैली अपनी अंटी में रखकर वह फिर से मंडी के चक्कर लगाने लगा। चक्कर लगाते लगाते उसकी नजर एक छोटे से बछड़े पर पड़ी। वह बछड़े के मालिक से उसका मोल पूछा। पहले तो बछड़े का मालिक उस पर नाराज हुआ, मगर जब उसने अपनी अंटी से रुपए निकालकर दिखाए तो उसने उसकी कीमत 200 रुपए बताई। मोलतोल करने के बाद 150 रुपए में बछड़ा खरीदकर वह जवान उस बछड़े को अपने कंधे पर लाद लिया और गोनू झा के गांव की ओर चलने को हुआ तो जिसने बछड़ा बेचा था वह उसकी मूर्खता पर हंसते हुए पूछा, बड़े मजबूत जवान हो, किस गांव से आए हो? जवान ने चलते हुए कहा, भड़ौरा गांव है मेरा। भड़वारा जानते हो न? वही। इतने में 4 लोग उसके पास से लगभग दौड़ते हुए निकल गए। जवान ने देखा ये वही 4 लोग थे जो कुछ देर पहले उसके आस पास आकर बैठ गए थे। जवान ने उन्हें देखकर अनदेखा कर दिया और धीमी चाल से वह आगे की ओर चल पड़ा। मवेशी मंडी से थोड़ी दूर निकल जाने के बाद एक मोड़ पर उसने देखा कि एक आदमी उसे रुकने का इशारा कर रहा है, मगर वह उस पर बिना ध्यान दिए धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। उसे इशारा करने वाला आदमी तेज कदमों से चलकर उसके पास आ गया और कहने लगा, का गणेशी भाई, नाराज की अतेक आवाज दे लो, इशारो कह लो, अहा ध्यानो न दे लो। किए? क्यों गणेशी भाई, नाराज हैं क्या? इतनी आवाज दी, इशारा भी किया, मगर आपने ध्यान ही नहीं दिया, क्यों? जवान अपनी धीमी गति से चलता रहा। उस आदमी ने फिर कहा कि बात छई, बोलवे नहीं करी छी। क्या बात है? बोलते ही नहीं हैं। तब जवान ने बिना उसकी ओर देखे कहा, मेरा नाम गणेशी नहीं माधो है। माधो? माधव झा? मुकुंद माधव झा? हाँ यो झा जी। ये बताओ कि ये बकरा कतेक में भेटल? हाँ झा जी। यह बताइए कि यह बकरा कितने में मिला? ये बकरा? माधो झुंझलाया और बोला, तुम्हें यह बकरा दिख रहा है? त और का? तो और क्या? माधो चलते हुए बोल रहा था, भाई ये बकरा नहीं है। अभी गोनू झा महिला से मटरमाला छीने जाने की घटना के बारे में सुन ही रहे थे कि पूरे बाजार में सनसनी सी फैल गई। चोरों ने कई दुकानों के गल्ले से सारे पैसे बटोर लिए थे। गोनू झा को यह समझते देर नहीं लगी कि योजनाबद्ध तरीके से चोरों के संगठित गिरोह के सदस्यों ने बाजार के कई दुकानों में चोरी की घटना को अंजाम देकर वे वहां से चलते बने। यह चोरों के बढ़े मनोबल का प्रतीक था। पूरे बाजार में चहल पहल और सैकड़ों लोगों की आवाजाही के बीच एक चोर एक महिला के गले से सोने का आभूषण झटक लेता है। इस अप्रत्याशित घटना से लोगों का ध्यान बंटता है। बाजार में खलबली मचती है। दुकानदारों का भी ध्यान बंटता है। सबके सब उस महिला के साथ हुए वारदात के बारे में जानने के लिए उत्सुक होते हैं। इस मानवीय कमजोरी का अनुमान चोर गिरोह के सदस्यों को पहले से था। जैसे ही दुकानदारों का ध्यान बंटता है, घात लगाए चोर बिना अवसर गवाए दुकानदारों के गल्ले पर हाथ साफ करके बाजार में मची अफरातफरी का लाभ उठाकर आराम से निकल जाते हैं। गोनू झा बाजार में घूमते हुए हर उस दुकान के पास रुकते हैं जहां चोरों ने आंख बंद डिब्बा गायब का खेल खेला। उनका दिमाग स्थितियों को समझने और चोरों को सबक सिखाने के उद्देश्य से लगातार सक्रिय रहता है, इस उम्मीद में कि कहीं कोई सुराग मिल जाए। चलते ठलते लोगों से बतियाते गोनू झा थक गए। बाजार की अफरातफरी समाप्त हुई। उस घटना के बाद से जैसे बाजार बेनूर हो गया। अंततः थके हारे गोनू झा अपने घर लौट आए। हमेशा ताजा दम दिखने वाले गोनू झा को हताश और परेशान सा देखकर पंडिताइन बेचैन हो गई, मगर गोनू झा की गंभीर मुखमुद्रा देखकर वह कुछ पूछने का साहस नहीं कर पाई।
गोनू झा हाथ मुंह धोकर पीढ़ा पर बैठ गए और पंडिताइन ने भोजन परोस दिया। दो चार निवाला अनमने ढंग से खाकर गोनू झा उठ गए और बिस्तर पर जाकर लेट गए। पंडिताइन ने उन्हें देखा मगर गोनू झा के चिंतन की मुद्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पंडिताइन को अपनी ओर ममता भरी दृष्टि से ताकते देखकर गोनू झा की तंद्रा भंग हुई। उन्होंने पंडिताइन से कहा, दिया बुझा दो और सो जाओ, थक गई होगी। मैं कुछ देर बाद सोऊंगा। पंडिताइन ने कुछ पूछने के लिए मुंह खोला ही था कि गोनू झा ने मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का संकेत करते हुए कहा, सो जाओ, बाद में बात करेंगे। बेचारी पंडिताइन करती भी क्या। गोनू झा के निर्देश के अनुसार दिया बुझाया और गोनू झा के बगल में आकर सो गई। दिन भर की थकी मांदी होने के कारण पंडिताइन को जल्दी ही नींद आ गई मगर गोनू झा की आंखों में नींद कहाँ। बाजार में घटित हुई क्रमबद्ध चोरी की घटना उनकी चेतना पर आच्छादित थी और महाराज का यह अनुनय कि वे कुछ भी करें मगर राज्य में चोरों का सफाया होना चाहिए, बार बार उनके दिमाग में कौंध रहा था। अजीब इत्तिफाक की बात थी कि महाराज ने उनसे राज्य में चोरों के उत्पात का जिक्र किया और उसके कुछ देर बाद ही चोरों की आतताई हरकत गोनू झा की आंखों के सामने आ गई। चोरों के उत्पात की समस्या कितनी गंभीर है, इस बात से गोनू झा काफी उद्वेलित थे, लेकिन उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था कि चोरों पर काबू कैसे पाया जाए। चोरों। मिथिला नरेश के दरबार में गोनू झा के बुद्धि कौशल और वाक्चातुर्य का जो जादू चल रहा था उसकी कीर्ति मिथिलांचल के आस पास के क्षेत्रों में भी फैल चुकी थी। मिथिला के पड़ोसी राज्य अंग देश के राजा ने राज्योत्सव के कई अवसरों पर गोनू झा को विशेष रूप से आमंत्रित किया था तथा उन्हें पुरस्कारालंकरण आदि से सम्मानित किया था। अंग देश के राजा में उदारता थी, लेकिन युवराज अपने पिता के ठीक विपरीत प्रवृत्ति के थे, हद से ज्यादा मितव्ययी। राजा के जीवन काल में ही युवराज की कंजूसी की कथाएं पूरे प्रदेश में मशहूर हो चुकी थीं। राजा ने युवराज को बहुत समझाया कि प्रजा पालन के लिए उदारता, करुणा, सहानुभूति आदि की भी जरूरत होती है। इन गुणों को राजा का आभूषण माना जाता है। परंपरा से चली आ रही रीतियों का निर्वाह भी राजनीति का एक महत्वपूर्ण अंग है। ब्राह्मण, चारण आदि को राज्याश्रय मिलना चाहिए। कलाकारों और साहित्यकारों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य की ओर से प्रतियोगिताओं का आयोजन और पुरस्कारों की व्यवस्था राजधर्म है। खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए भी राजकोष का उपयोग किया जाना चाहिए। जैसे सैनिकों को तरोताजा बनाए रखने के लिए प्रतिदिन उसकी कवायद पर राजकोष से व्यय किया जाता है, वैसे ही खिलाड़ियों और कलाकारों के लिए रंगशालाओं के निर्माण और उनके रख रखाव की व्यवस्था करना राजधर्म है। मगर युवराज को अपने पिता की ये बातें प्रभावित नहीं करती। उसे लगता कि इस तरह के आयोजनों से धन और समय दोनों का अपव्यय होता है। चारण और ब्राह्मण तो युवराज को मिथ्याभाषी और लोलुप लगते थे। यदि राजा का भय नहीं होता तो वह अपने महल में चारण और ब्राह्मणों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा देता। एक बार अंग देश के राजा बीमार पड़े। राजवैद्य ने अपने अनुभव से समझ लिया कि राजा अब बचने वाले नहीं हैं। उचित औषधि राजा को देकर उसने महामंत्री को परामर्श दिया कि युवराज के राज्याभिषेक की व्यवस्था कराएं। महामंत्री समझ गए कि राजा अब स्वस्थ नहीं हो सकेंगे। राज्य ज्योतिषी से परामर्श कर युवराज के राज्याभिषेक के लिए शुभ मुहूर्त और शुभ तिथि निर्धारित की गई। इस व्यवस्था के बाद राजवैद्य ने राजा को पूर्ण विश्राम में रहने तथा राज्य संचालन की जिम्मेदारी पुत्र को सौंप देने की सलाह दी। वार्धक्य के कारण राजा भी अब राजकाज से मुक्त होना चाहते थे, ऊपर से बीमारी ने उन्हें अशक्त कर रखा था। राजवैद्य की सलाह उन्हें पसंद आई। निर्धारित तिथि को शुभ मुहूर्त में युवराज का राज्याभिषेक हुआ। राजा ने अपने पुत्र को स्वयं राज सिंहासन पर बैठाया और विश्राम करने के लिए अपने कक्ष में चले गए।
मिथिला में एक बार चूहों की संख्या इतनी बढ़ गई कि लोगों का जीना हराम हो गया। चूहे खेत खलिहान में उत्पात मचाते, धान की कोठियों में बिल बनाते, चौका में उछल कूद करते। राजमहल भी चूहों की आमद का शिकार हो गया था। एक रात चूहे ने महाराज की पगड़ी कुतर डाली और सुबह जब महाराज ने अपनी पगड़ी की हालत देखी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उसी दिन महाराज ने बड़ी तादाद में बिल्लियां मंगाई। अपने राज्य के समस्त परिवार को एक एक बिल्ली पालने का हुक्म दिया। गरीब प्रजा इस फरमान के विरुद्ध खड़ी हो गई। दरबार में इस समस्या पर विचार विमर्श हुआ। महाराज की चिंता का विषय था कि मिथिला के लोग मृदुभाषी होते हैं। विरोध या विद्रोह से उनका कोई संबंध नहीं है, फिर बिल्ली पालने के राजाज्ञा का उल्लंघन करने पर वे कैसे आमादा हो गए। निष्कर्ष निकला कि लोग अपना और अपने परिवार का भरण पोषण बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। ऐसे में वे बिल्ली पालने के लिए दूध कहाँ से लाएंगे? मूल बात महाराज को भी समझ में आ गई और उन्होंने नया फरमान जारी किया कि जिन लोगों को बिल्लियां दी गई हैं, वे उन बिल्लियों के लालन पालन के लिए राज्य गौशाला से एक एक गाय ले जाएं। प्रजा तक जब यह बात पहुंची तो उनमें खुशी की लहर दौड़ गई। महाराज को प्रजावत्सल कहा जाने लगा। महाराज ने खुद अपनी देखरेख में गायों का वितरण किया। प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जिसे वे गाय की रस्सी थमाते, यह निर्देश भी देते कि बिल्ली को दूध देने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगले साल राज्य में बिल्लियों की प्रतियोगिता कराई जाएगी। जिसकी बिल्ली बहुत मजबूत होगी, मोटी और सुंदर, उस व्यक्ति को पारितोषिक प्रदान किया जाएगा। इसके विपरीत जिस व्यक्ति की बिल्ली कमजोर होगी उसे दंडित किया जाएगा। गोनू झा को भी बिल्ली दी गई थी। गोनू झा भी अपने साथ गाय लेकर घर पहुंचे। शाम को गाय दूहकर उन्होंने भरी बाल्टी अपनी पत्नी को थमाई और कहा कि एक कटोरा दूध खूब गर्म करके लाओ। पंडिताइन ने दूध उबालकर कटोरा में भरा और आंचल से कटोरा पकड़े हुए गोनू झा के पास आई और उनके पास कटोरा रख दिया। गोनू झा बिल्ली के बच्चे को गोद में लिए बैठे थे। दूध की गंध पाकर बिल्ली के बच्चे ने उनकी गोद से निकलने की कोशिश की। गोनू झा ने बिल्ली के बच्चे का सिर अपनी अंगुलियों से पकड़ लिया और बोले, दूध पियो। इतना कहकर उन्होंने बिल्ली के बच्चे का मुंह दूध से भरे कटोरे में सटा दिया। बिल्ली गर्म दूध होने के कारण छटपटाकर गोनू झा के हाथ से निकलने की कोशिश करने लगी। गोनू झा ने बिल्ली के बच्चे को पुचकार कर शांत किया और फिर दूध पियो कहकर उसका मुंह गर्म दूध में डुबोकर निकाल लिया। इस बार बिल्ली का बच्चा अपनी पूरी ताकत से गोनू झा के हाथ से निकलने की कोशिश करने लगा। उसके पंजों से गोनू झा के हाथ में कई स्थानों पर खरोंचें भी आ गईं। गोनू झा ने बिल्ली के बच्चे को अपने हाथ से निकल जाने दिया। एक हफ्ते तक गोनू झा अपने ढंग से बिल्ली के बच्चे को दूध पिलाने के लिए खूब गर्म दूध मंगाते और वही क्रिया दोहराते। स्थिति यह हो गई कि बिल्ली का बच्चा दूध शब्द सुनते ही डरकर दुबक जाता। दूध की कटोरी पड़ी रहती मगर उसकी ओर देखता तक नहीं। महाराज की बात सुनकर गोनू झा गंभीर हो गए और उन्होंने महाराज से कहा, महाराज, मुझे सोचने का कुछ मौका दीजिए। मगर महाराज ने गोनू झा की बात अनसुनी करते हुए कहा, पंडित जी, मौका चौका का वक्त नहीं है। वक्त है कुछ करने का। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, यह आप सोचिए। मुझसे अथवा राजकोष से आपको जैसी भी सहायता चाहिए मिलेगी। आप अभी से चोरों के उत्पात से राज्य को बचाने का काम प्रारंभ कर दें। मैं अभी महामंत्री से कहकर यह आदेश निर्गत करवा देता हूं कि गोनू झा जिस किसी भी अधिकारी से किसी तरह की सहायता मांगे तो उन्हें वह सहायता अविलंब मिलनी चाहिए। गोनू झा के लिए अब कुछ भी बोलना असंगत था। वे महाराज से आज्ञा लेकर अपने गांव की ओर चल पड़े। चलते चलते गोनू झा सोच रहे थे, इतने बड़े मिथिलांचल में चोरों के संगठित गिरोह का उद्भेदन कोई साधारण बात तो है नहीं।
जो काम राज्य का प्रशिक्षित और संगठित खुफिया तंत्र कर पाने में असमर्थ रहा, उस काम को मैं अकेले कैसे अंजाम दूंगा। महाराज ने कह तो दिया है कि राज्य का कोई भी अधिकारी किसी भी तरह के सहयोग के लिए हमेशा तैयार रहेगा, मगर जब कोई सूत्र हाथ लगे तब न किसी तरह के सहयोग की बात उठेगी। इसी गुंधुन में गोनू झा लगे हुए थे कि एक आदमी कुछ लंबे डग भरता हुआ उनके पास से गुजर गया। इस आदमी ने घुटने के ऊपर धोती बांध रखी थी, लेकिन उसका शरीर नंगा था। उसके शरीर पर शायद तेल लगा हुआ था जो नीम अंधेरे में चमचमा रहा था। उस आदमी का यह हुलिया गोनू झा को कुछ अजीब सा लगा। अब तक वह आदमी बाजार जाने वाली राह पर मुड़ गया था। लगभग 2 फरलांग की दूरी पर बाजार था, जहां फल, सब्जियां, मछली, चावल, दाल, मसाले आदि रोजमर्रे की चीजों की दुकानें थीं। 1-2 दुकानें सुनारों ने भी खोल रखी थीं, जो सोने और चांदी के आभूषण बेचा करते थे। अचानक गोनू झा के दिमाग में संदेह पैदा हुआ कि अभी अभी जो व्यक्ति उनके पास से तेज कदमों से गुजरा है, वह चोर हो सकता है। इस संदेह के पैदा होते ही उनके कदम बाजार वाली सड़क की ओर बढ़ गए। गोनू झा अभी बाजार में प्रवेश भी नहीं कर पाए थे कि अचानक पकड़ो पकड़ो जाने न पाए का शोर बाजार की एक दुकान से उभरा। कई लोग बाजार की सड़क पर दौड़ लगाने लगे। 1-2 दुकानदार लाठी लेकर अपनी अपनी दुकानों से निकल आए। गोनू झा जब उस स्थान पर पहुंचे जहां इस तरह का हंगामा हो रहा था, वहां गोनू झा को पता चला कि एक आदमी बाजार में तेज कदमों से चलता हुआ आया और एक महिला के गले से सोने की मटरमाला झटककर भागने लगा। महिला के शोर मचाने से एक राहगीर ने उस भागते हुए आदमी को पकड़ना चाहा, लेकिन उस आदमी के शरीर पर इतना अधिक तेल चुपड़ा हुआ था कि वह फिसलकर निकल भागा। मिथिलांचल जिस तरह मछली और मखाने के लिए प्रसिद्ध रहा है, कभी यह चोरों के उत्पात के लिए भी उतना ही बदनाम था। मिथिला नरेश चोरों के उत्पात से तंग आ चुके थे। चोरी की घटनाओं में लगातार वृद्धि से राज्य की सुरक्षा व्यवस्था के आगे सवालिया निशाना खड़ा हुआ था। बाजार, गली, मोहल्ला, कोई स्थान सुरक्षित नहीं था। किसी ने बाजार में कुछ खरीदा और उस सामान को बगल में रखकर प्याऊ पर पानी पीने लगा। पानी पीकर बगल से सामान उठाने लगा तो देखा उसका सामान गायब। रोज दरबार में महाराज के सामने कोई न कोई फरियादी अपनी ऐसी ही शिकायत के साथ उपस्थित होता। महाराज को कुछ सूझ नहीं रहा था कि वे चोरी की घटनाओं पर काबू पाने के लिए आखिर कौन सा कदम उठाएं। अपने खुफिया तंत्र के शीर्ष अधिकारी से इस प्रसंग में कई बार बातें कर चुके थे, लेकिन कोई सार्थक परिणाम सामने नहीं आया था। एक दिन दरबार के समापन पर महाराज ने गोनू झा को रोक लिया। सभी दरबारियों के चले जाने के बाद महाराज गोनू झा के साथ राजमहल की फुलवारी की ओर निकल गए। गोनू झा समझ रहे थे कि महाराज किसी गंभीर समस्या पर विचारमग्न हैं। वे महाराज के साथ मूक बने फुलवारी में टहलते रहे। इसी तरह कुछ समय व्यतीत हुआ। एक स्थान पर महाराज रुके और गोनू झा से बोले, पंडित जी, मिथिलांचल में चोरों का उत्पात बढ़ता ही जा रहा है, जिससे राज्य की बदनामी हो रही है। चोरों का मनोबल लगातार बढ़ रहा है। मेरे निर्देशों के बावजूद राज्य का खुफिया तंत्र पूरे मिथिलांचल में फैले चोरों के संगठित गिरोह का उद्भेदन करने में विफल रहा है। आप समझ सकते हैं कि जिस राज्य में प्रजा की जानमाल की सुरक्षा नहीं, उस राज्य के राजा के प्रति प्रजा की निष्ठा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आपने एक बार मिथिलांचल को ठगों की चपेट से कुशलतापूर्वक उबारा है। अब आप ही कोई ऐसा उपाय करें कि मिथिलांचल से चोरों का आतंक सदा के लिए मिट जाए। गोनू झा ने पूरी गंभीरता से महाराज की बातें सुनी। कुछ देर सोचते रहे, फिर उन्होंने महाराज से कहा, महाराज, आपका आदेश पालन मेरा कर्तव्य है। आपने अभी अभी कहा है कि पूरे मिथिलांचल में चोरों का संगठित गिरोह सक्रिय है।
आप इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे, कृपा कर बताएं। महाराज ने गोनू झा से मिथिलांचल में हो रही चोरी की घटनाओं के बारे में खुफिया जांच के निष्कर्षों का जिक्र करते हुए कहा, अधिकांश चोरी की घटनाएं एक जैसी हैं। ये घटनाएं रात के प्रथम प्रहर में या चौथे प्रहर में घटित हो रही हैं। रात के प्रथम प्रहर में आम घरों के पुरुष चौपाल आदि में व्यस्त रहते हैं और महिलाएं बर्तन, वासन, चूल्हा, चौका में व्यस्त रहती हैं। चोर इसी व्यस्तता का लाभ उठाकर घरों से कीमती चीजें उड़ा लेते हैं। मिथिलांचल के अनेक गांवों में रात के चौथे प्रहर में भी चोरी की घटनाएं दर्ज की गई हैं। यह ऐसा समय है जब घरों में लोग गहरी नींद में सोए होते हैं। चोर घर के दरवाजे की कुंडी न जाने कैसे खोल लेते हैं और घर में प्रवेश कर माल असबाब उठाकर ले जाते हैं। ये चोरियां इतनी चालाकी से की जाती हैं कि किसी के हाथ कोई सुराग नहीं आता कि चोरियां कैसे की गईं। चोरों का मन इतना बढ़ गया है कि अब राज्य के कई इलाकों से राहजनी की घटनाओं की खबर भी आ रही है। यदि अब भी हम सचेत नहीं हुए और प्रजा को चोरों के कहर से निजात दिलाने के लिए ठोस उपाय नहीं किया तो प्रजा का हम पर भरोसा उठ जाएगा। मदन झा के दोनों संबंधी लखन झा और सुमन झा भी मिलनसार थे। गोनू झा का सम्मान करते थे। घर प्रवेश के अवसर पर उन्होंने गोनू झा को विशेष रूप से आमंत्रित किया था। कुत्ते के भौंकने की आवाज कभी धीमी पड़ती और फिर कभी तेज हो जाती। गोनू झा सशंकित मन से मदन झा के घर की ओर टहलते हुए बढ़े। उन्होंने एक आदमी को उसी समय उधर से गुजरते हुए देखा। आदमी की चाल उन्हें ठीक नहीं लगी। मदन झा उन्हें अपने दरवाजे पर ही मिल गए। थोड़ी देर तक उनसे इधर-उधर की बातें करके गोनू झा अपने घर की ओर लौटने लगे, तभी लखन झा और सुमन झा उन्हें रास्ते में मिल गए। गोनू झा का उन्होंने अभिवादन किया और अनुनय करके गोनू झा को अपने घर ले आए। शरबत पिलाया। इधर-उधर की बातें होती रहीं। थोड़ी देर के बाद गोनू झा ने उनसे विदा ली। विदा होते होते उन्होंने कहा, आजकल गांव में अजनबी चेहरे फिर दिखने लगे हैं। कहीं फिर से चोर उचक्कों का उत्पात न शुरू हो जाए। आप लोग भी सावधान रहा करिए। एक समय इस गांव में चोरों के उत्पात से त्राही त्राही की स्थिति रही है। उनसे विदा लेने के बाद गोनू झा के दिमाग में उस आदमी की चाल बार बार कौंध जाती थी। थोड़ा उचक उचक कर चलता यह हट्टा कट्टा आदमी। उन्हें लगा कि कहीं उसे देखा है। दिमाग पर जोर डाला तो कुछ याद नहीं आया। रात को भोजन करने के बाद वे फिर टहलने के लिए निकल गए। अपने दरवाजे से निकलकर वे गांव की मुख्य सड़क पर आ गए और टहलते हुए मदन झा के घर से थोड़ी दूर आगे तक निकल गए। अचानक मदन झा का कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। गोनू झा जहां थे वहीं एक पेड़ की ओट में खड़े हो गए और मदन झा के घर की ओर देखने लगे। चांदनी रात थी, इसलिए सब कुछ साफ दिख रहा था। उन्होंने उचकुचक कर चलने वाले आदमी को सड़क से गुजरते देखा। थोड़ी दूर चलकर वह आदमी गोनू झा के बगान की ओर मुड़ गया। गोनू झा घर लौट आए। गोनू झा का ध्यान बाहर था। खट खट की आवाज पिछवाड़े की दीवार से आ रही थी। गोनू झा को समझते देर न लगी कि पीछे की दीवार में संध लगाई जा रही है। गोनू झा से अचानक पंडिताइन ने कहा, अंगना वाला दरवाजा खुला रह गया है, बंद कर आओ। इसी समय एक साया उस दरवाजे से घुटने के बल सरकता हुआ कमरे में आ गया और सरकता हुआ गोनू झा के पलंग के नीचे घुस गया। गोनू झा अपनी पत्नी को बोलने लगे, पंडिताइन, मैं सोच रहा हूं कि जब हमारे बच्चे होंगे। धत! पंडिताइन ने नारी सुलभ लज्जा के साथ कहा। धत कहती हो? मैं भविष्य के लिए कल्पनाएं संजो रहा हूं। तुम हो कि धत कह रही हो? गोनू झा ने थोड़ी तेज आवाज में कहा। गोनू झा ने कहना शुरू किया, मैं अपने बेटे का, पहले बेटे का नाम मदन रखूंगा।
पहले बेटे का नाम मदन। पंडिताइन ने उनकी बात दोहराई और लजाते हुए बोली, इसका मतलब कि दूसरा बेटा भी होगा? दूसरा क्या, तीसरा भी होगा, गोनू झा बोले। अच्छा ठीक, लेकिन बच्चों की संख्या बढ़ाने से पहले दूसरे और तीसरे बेटे का नाम भी तो बताओ। बताता हूँ भाग्यवान। दूसरे बेटे को मैं लखन बुलाऊंगा। और तीसरे को सुमन। शातिर चोरों को हवालात की सैर करवाने के कारण गोनू झा पूरे मिथिलांचल के चोरों की आंखों की किरकिरी बन गए। मिथिला में ठग और चोर गोनू झा से बदला लेने की ताक में रहने लगे। ठगों और चोरों की नाक में नकेल डालने के कारण मिथिला नरेश की दृष्टि में गोनू झा का सम्मान और बढ़ गया। लंगड़ू उस्ताद के गिरोह के कुछ लोग कारावास से सजा काटकर बाहर आए। कारावास से छूटने से पहले उन्होंने लंगड़ू उस्ताद के सामने शपथ ली कि जब तक गोनू झा से बदला नहीं ले लेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। गोनू झा इस स्थिति का अनुमान उस दिन ही लगा चुके थे जिस दिन उनके दरवाजे पर लंगड़ू उस्ताद का गिरोह गिरफ्त में आया था, इसलिए उन्होंने कोतवाल को कुछ आवश्यक निर्देश दिए थे। कोतवाल गोनू झा का एहसानमंद था क्योंकि चोर गिरोह की गिरफ्तारी के बाद गोनू झा की अनुशंसा पर महाराज ने उसकी पगार बढ़ा दी थी। एक तरह से पूरी मिथिला से अपराधियों का सफाया हो चुका था, जिसके कारण कोतवाल भी निश्चिंत था। रसिक प्रवृत्ति का कोतवाल मौजमस्ती में डूबा रहने लगा। उन दिनों मिथिला में भांग और ताड़ी का नशा प्रचलन में था, लेकिन रसिक कोतवाल अपने लिए पश्चिम बंगाल से मदिरा मंगाया करता था। उसके कुछ आसामी उसके लिए खास मनोरंजन की व्यवस्था करते थे, जिसमें पीना पिलाना तो होता ही था, रास रंग के भी अवसर थे। मखाना और मछली के व्यापारी कोतवाल को प्रसन्न रखने के लिए वह सब व्यवस्था करते जिसकी ललक एक रसिक व्यक्ति को रहती है। कोतवाल अपने आवास के बाहरी कमरे में बैठा था। उसके हाथ में मदिरा थी। सामने थाल में भूनी हुई मछलियां रखी थीं। एक मांसल शरीर की बाला ठुमका लगा कुछ गा रही थी। तभी किसी ने द्वार पर दस्तक दी। कोतवाल ने बुरा सा मुंह बनाया और झल्लाते हुए उठा। उसने नर्तकी को इशारा किया। नर्तकी पर्दे की ओट में चली गई। कोतवाल कक्ष से बाहर आया। द्वार पर उसका मुख्य मुखबिर खड़ा था। उसने कोतवाल को फुसफुसाते हुए कुछ कहा और वहां से वापस चला गया। कोतवाल वापस अपने कमरे में आया। उसने नर्तकी की ओर हसरत भरी निगाहों से देखा। थोड़ी देर तक उस रूपसी को निहारने के बाद कोतवाल ने कहा, मुझे अभी निकलना पड़ेगा प्रिय। अभी और इसी समय। नर्तकी ने आंखों की भंगिमा बदली, मानो पूछ रही हो, ऐसी भी क्या जल्दी है। लेकिन कोतवाल ने सिर पर पगड़ी डाली और नर्तकी को कुछ मुद्राएं थमाते हुए कहा, जल्दी ही मिलेंगे। इस प्यासी शाम की कसम। अभी तुम्हें जाना ही पड़ेगा, कहकर कोतवाल कमरे से बाहर निकल गया। नर्तकी भी मुद्राएं अपने बटुए में डालते हुए ठुमकती हुई कमरे से निकल गई। कोतवाल तेज गति से कहीं जाने लगा। उसकी मुखमुद्रा गंभीर थी। गोनू झा अपने दरवाजे पर टहल रहे थे। शाम ढल चुकी थी, लेकिन हल्का उजाला फैला हुआ था। तभी गोनू झा को घोड़े की टापों की आवाज सुनाई पड़ी। उन्होंने मन ही मन सोचा कि इस समय भड़ौरा जैसे गांव से कौन घुड़सवार गुजर सकता है। उन दिनों जमींदार, राजा, महाराजा या राजदरबार का कोई ऊंचा ओहदेदार ही घोड़े की सवारी करता था। नगर कोतवाल, सेनापति और रंगरूट प्रमुख को राज्य की ओर से घोड़े मिले हुए थे, जिनका उपयोग वे विशेष परिस्थितियों में करते थे। बाछा है बाछा। बाछा? कौन कहता है? अरे बकरा और बाछा में अंतर नहीं समझता क्या? क्या मेरे पास आंखें नहीं हैं? क्यों मूर्ख बना रहे हो? वह आदमी अब रोष में बोल रहा था। माधो ने भी उत्तेजित होकर जवाब दिया, हाँ बाछा है, बाछा। बाछा? बाछा? एक नहीं 100 बार बाछा।
उस आदमी ने माधो से भी ऊंची आवाज में कहा, बकरा बकराब करा। माधो फिर चीखा, बाछा बाछा बाछा। ऐसे ही चीखते चीखते दोनों गांव के मोड़ तक पहुंच गए। वहां उन्हें 3 आदमी दिखे। उनमें से एक ने उन्हें टोका, अरे क्यों चीख रहे हो दोनों? माधो ने रुआसा होकर कहा, यह आदमी मेरे बाछा को बकरा बता रहा है। बाछार चौंक कर उस टोकने वाले आदमी ने पूछा, कहाँ है बाछा? माधो ने मासूमियत से जवाब दिया, मेरे कंधे पर। वह आदमी ठठाकर हंस पड़ा। फिर हंसते हंसते बोला, अच्छा मजाक कर लेते हूं। मजाक? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मेरे कंधे पर बाछा है और यह आदमी मुझे तब से तंग कर रहा है। बाछा नहीं बकरा है कह कहकर मुझे आजिज कर चुका है। अरे भाई, है बकरा तो बाछा कैसे कह दे कोई? अब तुमको बाछा को बकरा कहना हो तो कहो, उस आदमी ने कहा। उसकी बात सुनकर माधो ने अपने कंधे से बाछा को उतारा और उसे देखने लगा। फिर बोला, यह बाछा ही है। क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? जाओ अपना रास्ता देखो। अभी ये बातें हो ही रही थीं कि गांव के मोड़ पर खड़े 2 आदमी माधो की तरफ आ गए। माधो ने उन्हें देखा। उसे याद आया, जब वह मंडी में सुस्ताने के लिए बैठा था तब यही चारों उसके आजू बाजू आकर बैठ गए थे। उन दोनों ने बाछा को सहलाया, फिर बोले, वाह क्या बात है, बहुत मस्त बकरा है तुम्हारा। बोलो बेचोगे? माधो उनकी बात सुनकर हताश सा दिखने लगा। उनमें से एक ने फिर कहा, बताओ कितने में बेचोगे? मुझे पसंद आ गया है, बहुत शानदार बकरा है। माधो बारी बारी से चारों को देख रहा था। उसे चुप देखकर उन चारों में से एक ने कहा, अरे भाई, तुम तो बाछा खरीदने गए थे। मतलब कि तुम्हें तो बाछा की जरूरत है, बकरे की नहीं। ऐसे में ये बकरा तो तुम्हारे लिए बेकार हुआ ना? ऐसे तुम्हारी मर्जी। तुम्हारे लिए जो फालतू चीज है उसकी हमें जरूरत है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि जो चीज तुम्हारे लिए फालतू है उसका खरीदार तुम्हें राह चलते मिल गया। बेचना चाहो तो बेच दो। जितने में लाए हो उतनी रकम तुम्हें हम दे देंगे। बोलो कितने में खरीदा था? माधो ने मायूसी भरे शब्दों में बोला, 150 में। फिर गोनू झा ने उन लोगों से जिन्होंने इन चारों की मुश्कें चढ़ा दी थीं कहा, जाओ इन्हें ले जाकर हवालात में बंद कर दो। कल फिर मुकाम पर तैनात रहो। जब ये लोग उन चारों को लेकर जाने लगे तो गोनू झा ने हंसते हुए कहा, जाओ भाइयों, ये लोग तुम्हें हिसाब किताब में शून्य का प्रयोग कैसे होता है बता देंगे। इसके बाद गोनू झा और माधो वह बाछा लेकर घर आ गए। दूसरे दिन दूसरे गांव की मंडी में 6 और तीसरे दिन तीसरे गांव की मंडी में 10 लोगों को इसी तरह गोनू झा की सूझबूझ से रंगरूटों ने धर दबोचा। 7 दिनों के अभियान में ही पूरे मिथिलांचल में छोटी बड़ी ठगी करते 50 से अधिक लोग पकड़ में आ गए। इसके बाद उनकी पिटाई कर रंगरूटों ने कुछ और ठगी करने वालों का नाम पता हासिल किया और जाल बिछाकर उन्हें ठगी करते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। 3 माह व्यतीत हो गए। गोनू झा के ठग उन्मूलन अभियान को मिथिलांचल में अपार सफलता मिली। तकरीबन 250 ठगों को रंगरूटों ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। 3 माह पूरा होते ही गोनू झा मिथिला दरबार में उपस्थित हुए और महाराज को अपनी सफलता का पूरा वृत्तांत कह सुनाया। महाराज खुश हुए तथा गोनू झा की सफलता से प्रसन्न होकर विशेष दरबार का आयोजन किया। दरबारियों के सामने उन ठगों को पेश किया गया जिन्हें गोनू झा की सूझबूझ के कारण पकड़ा गया था। महाराज ने दरबार में गोनू झा की मुक्तकंठ से प्रशंसा की। गोनू झा से जलने वाले दरबारी नाक भौं सिकोड़ने लगे। काना नाई तो इस घोषणा से इतना व्यथित हुआ कि दरबार से ही बाहर चला गया। महाराज उसे जाते हुए देखते रहे। वे जानते थे कि उनका यह दरबारी गोनू झा से ईर्ष्या करता है।
दरबार समाप्त हो जाने के बाद महाराज गोनूझा को अपने साथ महल में लेकर आ गए और उन्हें उचित आसन पर बैठाकर पूछा कि आखिर मिथिला के सभी ठगों को इस तरह दबोचने में उन्हें सफलता कैसे मिली। गोनूझा मानो इस प्रश्न के लिए तैयार थे। उन्होंने छूटते ही कहा, महाराज, मैंने आपकी आज्ञा से सुरक्षा प्रहरियों में से ऐसे जवान छांटे जो देखने में मूर्ख या बेअक्ल प्रतीत होते थे। इन जवानों को मैंने राजकोष से कुछ रुपए दिलाए जिसकी सहायता से ये जवान ग्रामीण पर्यटक के रूप में घूम सकते थे और कुछ खरीदारियां कर सकते थे। 3 दिनों तक मैंने इन्हें मूर्ख दिखने और मूर्खतापूर्ण आचरण करने का प्रशिक्षण दिया। पूरे मिथिलांचल को मैंने 7 क्षेत्रों में बांटा और इन 7 क्षेत्रों के लिए 7 केंद्र स्थापित किए। इन जवानों के साथ ही मैंने गांवों में लगने वाली मंडियों में ग्रामीण वेशधारी रंगरूटों को तैनात किया। जवानों को मैंने खुला निर्देश दिया कि जब कोई उन्हें ठगने की कोशिश करे तो वे ऐसा दिखाएं कि वे उसके झांसे में आ गए हैं और ठगे जाएं। रंगरूटों को निर्देश था कि जब कोई जवान ठगा जाए तो वे उसे ठगने वालों को भनक तक लगे बिना उसके घर तक पीछा करें, नाम पता आदि की सूची तैयार कर लें। सच कहें महाराज, मैंने तो अंधेरे में तीर चलाया था जो ठीक निशाने पर लगा। गोनूझा की महाराज ने खूब आवभगत की और उन्हें महल के दरवाजे तक छोड़ने आए। गोनूझा को विदा करते समय गदगद कंठ से महाराज बोले, तो पंडित जी, आज से मिथिलांचल ठगमुक्त क्षेत्र घोषित किया जा सकता है न? गोनूझा ने उन्हें नमस्कार करते हुए कहा, क्यों नहीं महाराज। मिथिला महाराज के दरबार में गोनूझा का सम्मान दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। उनके बढ़ते प्रभाव से महाराज के दरबार के अन्य दरबारी उनसे ईर्ष्या करने लगे थे। वे पीठ पीछे गोनूझा के विरुद्ध विश्वमन करते रहते मगर मुंह पर कुछ भी बोलने का साहस नहीं जुटा पाते। महाराज के दरबार में एक हजाम भी था जो गोनूझा से जलता था। उसने धीरे धीरे गोनूझा से ईर्ष्या रखने वाले दरबारियों से दोस्ती गांठ ली और उनका चहेता बन गया। यह हजाम बहुत चालाक और धूर्त किस्म का इंसान था। एक दिन महाराज ने गोनूझा की सराहना खुले दरबार में की। दरबारी जल भुनकर रह गए। हजाम ऐसे ही दिन की प्रतीक्षा में था। उसने दरबारियों से कहा कि यदि आप लोग साथ दें तो मैं ऐसी जुगत भिड़ाऊंगा कि इस गोनूझा की सदा के लिए छुट्टी हो जाएगी। दरबारियों ने हजाम से वादा कर लिया कि वह जैसा कहेगा वे वैसा ही करेंगे। हजाम खुश होकर उनसे विदा लेकर अपने घर लौट गया। महाराज के पिता की कुछ माह पहले ही मौत हो गई थी। राजमहल के सामने ही उनकी समाधि बनाई गई थी। महाराज सुबह में स्नान आदि से निवृत्त होकर पहले तो अपने पिता की समाधि पर जाते, वहां फूल चढ़ाते, तब राजभवन पहुंचकर राज काज में लगते। पिता की मृत्यु के बाद से उनका रोज का नियम यही था। हजाम इस बात को जानता था। एक दिन जब महाराज समाधिस्थल पुष्प अर्पित करने पहुंचे तो देखा कि एक कागज मुड़ा हुआ समाधि पर रखा हुआ है। उन्होंने उस कागज को उठाया और खोला तो पाया कि वह कागज कुछ और नहीं पत्र है। यह पत्र उनको ही संबोधित कर लिखा गया है। पत्र का मजमून था कि मेरे पुत्र, मैं जानता हूं तुम मेरे वियोग से व्यथित हो। अब तुम्हें व्यथित होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे स्वर्ग में स्थान मिल गया है। यहां मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। कमी तो केवल एक बात की कि मेरे पास कोई एक अच्छा पंडित नहीं है जो मेरे पूजन कार्य संपन्न कराए। अच्छा होता कि तुम अपने दरबारी गोनूझा को मेरे पास भेज देते। उसके सीधे स्वर्ग आने का तरीका तुम्हें भेज रहा हूं। अपने राज्य के पूर्वी श्मशान के टीले पर तुम गोनूझा को बैठाकर उस पर 2 खेतों के पुआल डलवाकर आग लगवा दो। पवित्र अग्नि की लौ और धुएं के साथ तत्काल उसकी आत्मा को सीधे स्वर्ग में प्रवेश मिल जाएगा। यह कार्य तुम यथाशीघ्र संपन्न कराओ। तुम्हारा पिता। पत्र पढ़कर महाराज असमंजस में पड़ गए।
ओह, ऐसा कैसे हो सकता है? अब तक कभी सुना नहीं, न देखा कहीं। क्या स्वर्ग से कोई पत्र आ सकता है मृत्युलोक में? उलझन में पड़े महाराज दरबार में आए। उन्हें चिंतित देखकर दरबारियों ने पूछा, क्या बात है महाराज? आप कुछ चिंता में हैं? महाराज ने कहा, एक सवाल मेरे मन में उमड़ घुमड़ रहा है कि क्या स्वर्ग से कोई पत्र मृत्युलोक में आ सकता है? दरबारियों में बैठा हजाम बोला, क्यों नहीं महाराज। स्वर्ग लोक में देव योनि है, जिसके लिए कुछ भी संभव है। गोनू झा से खार खाए दरबारियों ने हजाम को हर तरह का सहयोग देने का वचन दिया था, इसलिए उन लोगों ने संवेद स्वर में कहा, संभव है, संभव है। तब महाराज ने समाधि पर पत्र मिलने की घटना दरबार में सुनाई और अपने पिता का पत्र भी पढ़कर सुनाया। गोनू झा समझ गए कि वे बुरी तरह फंस गए हैं, इसलिए उन्होंने खुद ही उठकर कहा, महाराज, मैं स्वर्गारोहण के लिए तैयार हूं, मगर मुझे 3 माह का समय चाहिए। गोनू झा अपने आसन से उठे और अपने दामाद की ओर इंगित करते हुए कहा, महाराज, यह युवक जो मेरे पास बैठा है मेरा दामाद है। संसार का सबसे कृतघ्न प्राणी दामाद होता है। दामाद को उसका ससुर अपनी पुत्री सौंपता है। उसके साथ सौगात के रूप में उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हर तरह की वस्तु देता है, यथा सामर्थ्य धन भी देता है। मगर दामाद कभी संतुष्ट नहीं होता। उसकी इच्छा रहती है कि ससुराल से उसे और धन मिले। वह कभी यह नहीं सोचता कि उसकी पत्नी बनकर उसके घर में आई कन्या ने उससे संबंध बनाने के लिए अपना सब कुछ छोड़ा है। माता, पिता, भाई बहन, सगे संबंधी, सहेली, मित्र, सब कुछ। फिर भी दामाद तो दामाद है, उसकी लोलुप दृष्टि ससुराल के धन पर बनी रहती है। महाराज ने जब गोनू झा की बातें सुनी तो तैश में आ गए और बोले, सच कहते हैं पंडित जी, ऐसे प्राणी को कृतघ्न तो क्या, कृतघ्नतम प्राणी कहेंगे। उन्होंने तुरंत आज्ञा दी, इस अधम प्राणी को कारागार में डाल दिया जाए। गोनू झा ने विनम्रता से कहा, महाराज, यह ठीक है कि दामाद को मैंने कृतघ्न कहा, लेकिन महाराज, हम सभी किसी न किसी के दामाद हैं। हम सब में यह दुर्गुण मौजूद है। सोच के देखें महाराज, तो आपको मेरी बात ठीक लगेगी। हम सभी अपनी पत्नियों को अपनी जागीर समझते हैं। कभी यह नहीं सोचते कि उसे भी अपने बचपन के दिनों की स्मृति हो आती होगी। उसका भी जी करता होगा अपने सगे संबंधियों से मिलने का। मैंने यह तो कहा नहीं कि मेरा दामाद ही कृतघ्न प्राणी है। दामाद जिसके हलक तक आ गए थे प्राण, और जो भरे दरबार में अपने को अपमानित हुआ महसूस कर रहा था, अब थोड़ा संयत हुआ। महाराज को भी बात समझ में आ गई। दरबार के समापन के बाद गोनू झा अपने दामाद को लेकर महाराज के पास पहुंचे और बोले, महाराज, मैं मेहमान को फुलवारी घुमाने लाया हूं। महाराज बोले, पंडित जी, आप इस तरह की औपचारिकताओं से ऊपर हैं। यह फुलवारी आपकी ही है। अरे, मैं तो भूल ही गया था, आपका दामाद। मेरा भी तो कुछ होता है। उन्होंने अपने गले से मोतियों की माला उतारकर गोनू झा के दामाद के गले में डाल दी और बोले, पुत्र, यह तो तुम्हारा अधिकार है, इसे धारण करो। इससे तुम कृतघ्न नहीं हो जाओगे। पंडित जी ने तो उस प्रथा पर चोट की है जिससे बेटी के बाप को अपना सब कुछ लुटाकर दामाद की लोलुपता की तुष्टि करनी पड़ती है। गोनू झा के दामाद ने जब महाराज के चरण छुए तब महाराज ने उसे अपने गले से लगा लिया। बाद में गोनू झा ने अपने दामाद को महाराज की फुलवारी घुमाई और अपने घर की ओर चल पड़े। उनका दामाद गदगद मन से गोनू झा के साथ चल रहा था। अचानक गोनू झा पालथी लगाकर पलंग पर बैठ गए और बोले, पंडिताइन, कल्पना करो कि एक दिन तीनों बच्चे घर से बाहर खेलने चले जाएं और इस बीच ही घर में चोर आ जाए, तब तुम क्या करोगी?
पंडिताइन गोनू झा के व्यवहार में आए इस परिवर्तन से खिन्न हो गई। क्षुब्ध होकर बोली, यह क्या बात हुई? ऐसी घड़ी में यह भी कोई कल्पना करने की बात है। गोनू झा बोले, तुम न करो तो न करो, मैं तो करूंगा। उन्होंने आंखें बंद की और पुकारने लगे, लखन, मदन, सुमन, जल्दी आओ हो। लखन, मदन, सुमन दौड़ो, जल्दी आओ, घर में चोर घुसल हो। पंडिताइन उन्हें चुप रहने को बोलती और गोनू झा पंडिताइन को चिढ़ाते हुए चीख पड़ते, दौड़ो भाई, जल्दी आओ। उनकी आवाज सुनकर उनके पड़ोसी मदन झा, सुमन झा और लखन झा हाथों में लाठी लिए दौड़े आए और गोनू झा का दरवाजा ठकठकाने लगे। गोनू झा पलंग से उतरे और दरवाजा खोल दिया। घर में तीनों घुसे और पूछा, कहाँ है चोर? गोनू झा ने पलंग के नीचे इशारा कर दिया। फिर तो चोर को वे लोग पलंग के नीचे ही छांकने लगे और बेदम करके उसे पलंग से बाहर निकाला। चोर हवालात भेजा गया। इसके बाद फिर किसी चोर ने गोनू झा के घर की ओर आने की हिम्मत नहीं की। शातिर चोरों को हवालात की सैर करवाने के कारण गोनू झा पूरे मिथिलांचल के चोरों की आंखों की किरकिरी बन गए। मिथिला में ठग और चोर गोनू झा से बदला लेने की ताक में रहने लगे। ठगों और चोरों की नाक में नकेल डालने के कारण मिथिला नरेश की दृष्टि में गोनू झा का सम्मान और बढ़ गया। लंगड़ू उस्ताद के गिरोह के कुछ लोग कारावास से सजा काटकर बाहर आए। कारावास से छूटने से पहले उन्होंने लंगड़ू उस्ताद के सामने शपथ ली कि जब तक गोनू झा से बदला नहीं ले लेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। गोनू झा इस स्थिति का अनुमान उस दिन ही लगा चुके थे जिस दिन उनके दरवाजे पर लंगड़ू उस्ताद का गिरोह गिरफ्त में आया था, इसलिए उन्होंने कोतवाल को कुछ आवश्यक निर्देश दिए थे। कोतवाल गोनू झा का एहसानमंद था क्योंकि चोर गिरोह की गिरफ्तारी के बाद गोनू झा की अनुशंसा पर महाराज ने उसकी पगार बढ़ा दी थी। एक तरह से पूरी मिथिला से अपराधियों का सफाया हो चुका था, जिसके कारण कोतवाल भी निश्चिंत था। रसिक प्रवृत्ति का कोतवाल मौजमस्ती में डूबा रहने लगा। उन दिनों मिथिला में भांग और ताड़ी का नशा प्रचलन में था, लेकिन रसिक कोतवाल अपने लिए पश्चिम बंगाल से मदिरा मंगाया करता था। उसके कुछ आसामी उसके लिए खास मनोरंजन की व्यवस्था करते थे, जिसमें पीना पिलाना तो होता ही था, रास रंग के भी अवसर थे। मखाना और मछली के व्यापारी कोतवाल को प्रसन्न रखने के लिए वह सब व्यवस्था करते जिसकी ललक एक रसिक व्यक्ति को रहती है। कोतवाल अपने आवास के बाहरी कमरे में बैठा था। उसके हाथ में मदिरा थी। सामने थाल में भूनी हुई मछलियां रखी थीं। एक मांसल शरीर की बाला ठुमका लगाकर कुछ गा रही थी। गोनू झा ने गांव में हुई चोरियों के बारे में जानकारियां जुटाईं तो इस तथ्य का उद्घाटन हुआ कि अधिकांश चोरियां रात 9 बजे से 11 बजे के बीच या सुबह 2:30 बजे से 4 बजे के बीच हुई हैं। गोनू झा ने इसका अर्थ निकाला कि जाड़े की रात में आम तौर पर गांव के घरों में लोग दरवाजे पर अलाव जलाकर सपरिवार आग तापने के लिए बैठते हैं या फिर घर के किसी कमरे में बोरसी में आग रखकर सपरिवार हाथ सेंकने बैठते हैं। चोर या तो इस समय अपने हाथ की सफाई दिखाते हैं या फिर सुबह में जब बिस्तर गर्म हो जाता है तब रजाइयों में लिपटे लोगों को गहरी नींद आ चुकी होती है। चोर उस समय उनकी नींद का लाभ उठाकर अपने काम को अंजाम देते हैं। अब जब यह रहस्य गोनू झा ने खोज लिया तब प्रायः वे शाम को दरबार से लौटते समय गांव के किसी स्थान पर लगे अलाव के पास हाथ सेंकने के लिए बैठ जाते। धीरे धीरे चोरों को पता चल गया कि गोनू झा शाम में घर नहीं लौटते। कई बार तो रात के 10, 11, यहाँ तक कि 12 बजे तक उनका पता नहीं रहता। फिर क्या था? चोरों ने फिर से गोनू झा के घर को निशाना बना लिया और वहां से बड़ा हाथ मारने की तैयारी में जुट गए। अमावस की रात थी। गोनू झा गांव के मुखिया के दरवाजे से आग तापकर अलमस्ती में गुनगुनाते हुए अपने घर आए।
दरवाजे पर उन्होंने कुछ अटपटी आवाज सुनी तो उन्होंने आवाज की दिशा में देखना शुरू किया। उनके घर के पिछवाड़े बगीचा था जिसमें आम, लीची, कटहल, अमरूद आदि अनेक फलदार वृक्ष लगे हुए थे और सफाई नहीं कराए जाने के कारण घनी झाड़ियां फैली थीं। आहट उन्हीं घनी झाड़ियों की ओर से आ रही थी। गोनू झा ने एक बड़ा सा रोड़ा उठाकर आवाज की दिशा में निशाना साधकर फेंका तो झाड़ियों में सरसराहट हुई। गोनू झा को समझते देर न लगी कि झाड़ियों में कोई छुपा हुआ है। फिर क्या था? उन्होंने ऊंची आवाज में अपनी पत्नी को आवाज दी। जब पंडिताइन घर से बाहर निकली तब गोनू झा ने कहा, पंडिताइन देख, इधर उधर बहुत ढेला होगा, 108 ढेला चुन के लाओ। आज माघ अमावस्या की रात है। आज की मध्य रात्रि तक घर के दक्षिण दिशा में 108 ढेले फेंके जाए तो घर के लोगों पर यदि किसी ग्रह का दुष्प्रभाव पड़ने वाला हो तो स्वतः दूर हो जाता है। जाओ, देर न करो। थोड़ी ही देर में रात का दूसरा पहर गुजर जाने वाला है। पंडिताइन वहां से बुदबुदाती हुई गई। कच्ची नींद से जगी थी सो खींच गई थी। पंडिताइन जब एक ढेला लेकर आई तो गोनू झा ने ढेला अपने हाथ में लेते हुए कहा, अरे भाग्यवान, कुढ़ना बाद में। तुम्हें इस काम का महत्व नहीं मालूम इसलिए गुस्सा कर रही हो। जाओ, जितनी जल्दी हो अंचरा में ढेला भर भर के यहाँ रखती जाओ, मैं खुद गिन गिनकर ढेला फेंकूंगा। ढेला फेंकने के समय मंत्र भी पढ़ना होता है। कुछ भी ऐसा मत करना जिससे मुझे गुस्सा आए। पंडिताइन झुंझलाती हुई गई और अपने आंचल में कुछ रोड़े लेकर आई। गोनू झा के सामने उन रोड़ों को पटकते हुए बोली, लोगों का उम्र बढ़ता है तो दिमाग समझदार होता है और एक ही है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ बेदिमाग होते जा रहे हैं। सारा ज्ञान खूंटा में टांग के जोग, टोंग और टोना टोटका करने में लगे हैं। आधी रात होने को आई और ये हैं कि खाना पीना त्याग के ग्रह दशा सुधारने के काम में लगे हुए हैं। गोनू झा ने पत्नी की झुंझलाहट पर ध्यान नहीं दिया और अंधेरे में निशाना साध साध कर ढेला फेंकते रहे। वे चारों कोई और नहीं, साल भर पहले कारावास से मुक्त हुए लंगड़ू उस्ताद के गिरोह के सदस्य थे। गोनू झा के घर चोरी करके उनसे बदला लेने का संकल्प पूरा करने आए थे। चूंकि चोर पहले भी गोनू झा से गच्चा खा चुके थे इसलिए इस बार वे फूंक फूंक कर कदम रखना चाहते थे। उनके बीच फुसफुसाहटों में ही बात हुई। कोई मानने को तैयार नहीं था कि जिसके पास स्वर्ण मुद्राएं होंगी वह उसकी चर्चा सरेआम किसी अजनबी के साथ करता फिरेगा। जब गोनू झा बाजार से लौटकर आए तब वे चारों चोर गोनू झा की खिड़की के पास पहुंचे और भीतर क्या हो रहा है उसका आहट से लेने लगे। भीतर गोनू झा अपनी पत्नी से कह रहे थे, अरे भाग्यवान, समझा करो, ये स्वर्ण मुद्राएं घर में रखना ठीक नहीं है। मुझ पर विश्वास करो, मैं इन्हें ऐसी जगह रख दूंगा जहां से चोर तो क्या, चोर का बाप भी इन्हें नहीं चुरा सकता। जमाना खराब है, कब किसकी नियत बदल जाए कौन जानता है। लाओ, थैली मुझे दे दो, मैं इन्हें कुएं में डाल आता हूं। फिर पंडिताइन की आवाज उभरी, और जब जरूरत होगी तब आप इसे निकालेंगे कैसे? तुम भी बच्चों जैसी बातें कर रही हो। कुआं अपने दरवाजे पर है, कोई बाहर का आदमी इससे पानी लेने आता नहीं है। जब जरूरत होगी तो कुएं का पानी बाहर निकाल लेंगे। कितना समय लगेगा? 2 घड़ी न 4 घड़ी, 1 पहर न 2 पहर। और क्या? कितने जन लगेंगे? 2 जन नहीं तो 4 जन। चलो, बाल्टी अभी ही निकालकर रस्सी समेत कुएं पर रख देता हूं। जब तेरी इच्छा हो मैं रहूं न रहूं, तुम भी चाहो तो जन्मजदूर लगाकर कुएं का पानी निकलवा लेना। लाओ, अब स्वर्ण मुद्राओं की थैली मुझे दे दो। थोड़ी देर बाद एक आवाज उभरी, छपाक, जैसे कोई भारी वस्तु पानी में फेंकी गई हो। चोरों ने आवाज सुनी।
अब वे गोनू झा और उनकी पत्नी के सोने का इंतजार करने लगे। रात गहरा रही थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। कभी कभी सियार की आवाज इस सन्नाटे को तोड़ती थी। जब चोरों को विश्वास हो गया कि गोनू झा सपत्नीक सो चुके हैं, वे पांव दबाए कुएं तक आए। यह देखकर उनकी बाँछें खिल गईं कि सचमुच कुएं पर 4 बाल्टियां रस्सी सहित रखी हुई हैं। वे पानी खींचने में लग गए। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। कुएं में बाल्टी भी इतनी धीमी गति से डाली जाती कि कोई आवाज नहीं उभरे। सबेरा होने को आया। चारों चोर तन्मयता से अपने काम में लगे थे। अचानक उनमें से एक ने कहा, कुएं में अब पानी कम ही बचा है। हममें से एक आदमी कुएं में रस्सी के सहारे उतरकर पानी से वह थैली निकाल सकता है। यह विचार आते ही वे इस बहस में पड़ गए कि पानी में कौन उतरेगा। तभी एक साथ कई लोग बागान से निकले और उन चोरों पर झपट पड़े। बाहर से उठाप तक की आवाज आने से गोनू झा की नींद खुल गई। उन्होंने पत्नी को जगाया। दोनों उठकर बाहर आए। सामने देखा कुएं के पास चारों चोर बंधे पड़े थे। नगर कोतवाल अपने जवानों को कुछ समझा रहा था। गोनू झा पर नजर पड़ते ही उसने उनका अभिवादन किया। इस बार गोनू झा से पहले उनकी पत्नी बोली, अरे, इन लोगों को बांध क्यों दिया? रात भर इन लोगों ने हमारे बागान में पानी पटाया है। ऐसी सिंचाई तो हम पैसा देकर भी नहीं करा पाते। पेड़ों की प्यास बुझाने वालों के साथ ऐसा व्यवहार ठीक नहीं। इन लोगों को ले जाइए और इतनी आवभगत कीजिए कि इनका मेहनताना वसूल हो जाए। दरअसल रात को ही गोनू झा को संदेह हो गया था कि चोर उनके घर धावा बोल सकते हैं, इसलिए बाजार जाकर एक सुरक्षाकर्मी के मार्फत उन्होंने कोतवाल को खबर कर दी थी। सुरक्षाकर्मी उन्हें पकड़कर ले गए। मिथिला नरेश की जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी, वैसे वैसे वे मनमौजी होते जा रहे थे। कई बार तो दरबारी उनके व्यवहार से चकित हो जाते और आपस में बतियाते कि महाराज तो इन दिनों सनकी होते जा रहे हैं। जब देखो तब बेतुकी बातें करने लगते हैं। एक दिन ऐसे ही मिथिला नरेश दरबार में बहक गए और दरबारियों से पूछा, आप में से कोई बता सकता है कि संसार का सबसे कृतघ्न प्राणी कौन है? दरबारी अटकलें लगाने लगे। एक ने कहा, शेर महाराज, शेर। शेर से बड़ा कृतघ्न प्राणी भला कौन होगा? बड़े से बड़ा जानवर उससे घबराता है। खरगोश हो या हाथी, सबको चटकर जाता है। एक बार पेट भर जाए तो 15 दिनों तक हिलता डुलता नहीं, अघाया हुआ पड़ा रहता है। दूसरे ने कहा, अरे महाराज, यही आदत तो बाघ, चीता, तेंदुआ आदि में भी है। आखिर यह कैसे तय होगा कि इनमें से कौन कृतघ्न है? तीसरे ने कहा, महाराज, सबसे कृतघ्न प्राणी लकड़बग्घा होता है। शरीर से कुछ और सिर से कुछ और दिखता है। छोटे जीवों और कमजोर बच्चों को अपना आहार बनाता है। मतलब यह कि दरबार में बतखी का दौर चला तो चलता ही रहा। गोनू झा इन बातों में रुचि नहीं ले रहे थे। उन्हें अनमना देखकर महाराज ने उनसे कहा, क्या बात है पंडित जी, आप चुप क्यों हैं? आप भी कुछ बताइए। गोनू झा ने महाराज से विनीत स्वरों में कहा, महाराज, मैं आज नहीं कल बताऊंगा कि संसार का सबसे कृतघ्न प्राणी कौन होता है। फिर महाराज से आज्ञा लेकर अपने आसन पर बैठ गए। दरबार के समापन के बाद गोनू झा अपने घर आए। उन दिनों उनके घर एक संबंधी आया हुआ था। दूर का संबंध था, वह भी दामाद का। गोनू झा ने उससे कहा, मेहमान, कल दरबार चलना। इतने दिन हुए तुम्हें आए, कहीं कुछ देखा नहीं न मैंने तुम्हें दिखाया। कल तुम्हें दरबार ले चलूंगा, वहां कामकाज देखना। शाम को तुम्हें महाराज की फुलवारी दिखाने ले चलूंगा।
तरह तरह के फूल हैं वहां। बहुत ही सुंदर फव्वारा है। उद्यान ऐसा जैसा आस पास किसी राज्य में नहीं है। एक बार यहाँ अंगदेश के महाराज आए थे तो अधिकांश समय उसी उद्यान में व्यतीत करते थे। उन्हें वहाँ इतनी शांति मिलती थी कि कहते थे यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। वापसी के समय फुलवारी में लगे तरह तरह के फूलों के बीज अपने साथ लेते गए। देखोगे तो मन हर्षित होगा। दूसरे दिन उनका दामाद बन ठनकर तैयार हुआ। उसने रेशमी धवल वस्त्र धारण किए। युवा और आकर्षक तो वह था ही। गोनू झा के साथ दरबार में पहुंचने के बाद उसने दरबार की शोभा देखी। अभिभूत हुआ। दरबार में जब महाराज आए तो उन्हें देखकर दरबारी समझ गए कि महाराज आज भी हास परिहास और बतखी में दिन गुजार देंगे। हुआ भी वैसा ही। देर तक इधर-उधर की बातें होती रहीं। अचानक महाराज की नजर गोनू झा पर पड़ी तो उन्हें स्मरण हो आया कि आज गोनू झा को बताना था कि संसार का सबसे कृतघ्न प्राणी कौन है। महाराज ने गोनू झा से पूछा, पंडित जी, आज तो आप बताएंगे कि संसार का सबसे कृतघ्न प्राणी कौन है। तभी गोनू झा ने आवाज दी, महाराज, हमारे मजदूर और मिस्त्री काम पर तैनात हैं। कृपया सूची के मुताबिक निर्माण सामग्री उन तक पहुंचाने का प्रबंध करें। महाराज समझ गए कि सचमुच विलक्षण बुद्धि वाले व्यक्ति से उनका पाला पड़ा है। वे बोले, गोनू झा, तुमने शर्त पूरी कर दिखाई है, इसलिए हम तुम्हें अपना विशेष सहयोगी नियुक्त करते हैं। अभी तुम अपने मजदूरों और मिस्त्रियों को वापस ले जाओ। तुम्हारी सूची के मुताबिक सामग्री का प्रबंध होने पर हम आकाश महल का कार्यारंभ कराएंगे। अभी रहने दो। महाराज की बात सुनते ही गोनू झा ने हरी झंडी लपेटकर रख दी और अपने पास से एक दूसरी झंडी निकाली जो लाल रंग की थी। इस झंडी को निकालकर पहले की भांति ही हवा में लहराते हुए गोनू झा दौड़ने लगे। थोड़ी ही देर में आसमान से ईंटें लाओ, मसाला तैयार करो, काम में लगो आदि आवाजें आनी बंद हो गईं। मैदान में एकत्रित लोग वापस लौट गए। महाराज ने गोनू झा को दरबार में बुलाया। उनकी नियुक्ति हुई। महाराज के पास बैठने के लिए उनका आसन लगाया गया। महाराज ने उन्हें उनके आसन पर बैठने की आज्ञा दी। दरबार की कार्यवाही चली, फिर दरबार विसर्जित हुआ। जब गोनू झा उठने लगे तब स्नेहपूर्वक महाराज ने उनका हाथ थामते हुए कहा, जाने से पहले एक बात बताइए गोनू झा, की आकाश से जो आवाजें आ रही थीं, वे आवाजें कैसे आ रही थीं? ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हर दिशा से मजदूर आवाज लगा रहे हैं। गोनू झा विनम्रता से बोले, महाराज, वे आवाजें मजदूरों की नहीं, पहाड़ी मैना और तोतों की थी जिन्हें मैंने 4 महीने में प्रशिक्षित किया था। यहाँ पहुंचकर उन्हें हवा में छोड़ दिया था। वे आस पास के पेड़ों पर बैठे थे। हरा झंडा देखकर बोलते थे और लाल झंडा देखकर चुप हो जाते थे। महाराज उनकी बात सुनकर हंस पड़े और देर तक हंसते रहे। गोनू झा एक दिन मिथिला बाजार में चहलकदमी कर रहे थे। वहां एक सेठ एक भारी बक्सा लिए बैठा था और बार बार मजदूरों को बुलाता और उनसे कुछ बातें करता और मजदूर गर्दन हिलाते हुए या हाथ को इनकार की मुद्रा में हिलाते हुए वहां से चले जाते। काफी देर तक बाजार चौक पर यह नजारा देखने के बाद गोनू झा ने सोचा, चलो चल के देखें कि माजरा क्या है। वैसे वे इतना समझ चुके थे कि सेठ वह बक्सा उठवाकर कहीं ले जाना चाहता है, मगर मजदूर कम मेहनताना के कारण इनकार करके वहां से चले जा रहे हैं। गोनू झा सेठ के पास पहुंचे और सेठ से पूछा, क्या बात है सेठ जी, आप बहुत देर से यहाँ परेशान हाल बैठे हैं। सेठ ने कहा, हाँ भाई, मुझे एक मजदूर चाहिए जो यह बक्सा उठाकर यहाँ से 3 कोस की दूरी पर जो गांव है वहां पहुंचा दे। गोनू झा ने कहा, मैं भी यहाँ काम की तलाश में आया हूँ, चलिए मैं ही पहुंचा दूं।
बोलिए मजूरी क्या देंगे? सेठ मुस्कुराया, बोला, मेरे पास देने के लिए 3 अनमोल उपदेश हैं जो मैं हर एक कोस पर तुम्हें एक एक कर दूंगा। गोनू झा ने कहा, यानी पैसा रुपया कुछ नहीं, खाना खुराकी भी नहीं, सिर्फ उपदेश? सेठ ने कहा, 3 अनमोल उपदेश जिससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। गोनू झा ने मजदूर की तरह ही हाव भाव बनाते हुए कहा, सो तो ठीक है, मगर उपदेश हर आधा कोस पर दीजिए। सेठ ने कहा, ठीक है, मगर तीसरा और अंतिम उपदेश सुनने के बाद तुम्हें 3 कोस चलकर मुझे उस गांव तक पहुंचाने का वादा करना होगा। गोनू झा ने वादा कर लिया। गोनू झा मन ही मन सोच रहे थे कि उपदेश लेना बुरा नहीं है। हो सकता है कि कोई काम की बात सुनने को मिल जाए, और यदि सेठ ने ठगने की कोशिश की तो उसे सबक सिखाकर ही लौटूंगा। जब गोनू झा बक्सा उठाने के लिए झुके तो सेठ ने कहा, आहा, जरा सावधानी से, इसमें बेहद नाजुक चीजें हैं। गोनू झा ने सावधानीपूर्वक सिर पर बक्सा उठा लिया। आधा कोस चले तो सेठ से कहा, सेठ जी, पहला उपदेश दे दीजिए। ऐसे आदमी पर भरोसा न करना जो कहे कि केवल अपना पेट भरने से अच्छा है भूखा रह जाना, सेठ ने उपदेश दिया। गोनू झा को सेठ की बात पसंद आई। जब गोनू झा दूसरे आधे कोस में प्रवेश कर गए तब दूसरा उपदेश सुनने की बेचैनी होने लगी। उन्होंने सेठ से दूसरा उपदेश देने को कहा। सेठ ने दूसरा उपदेश सुनाया, ऐसा आदमी विश्वसनीय नहीं जो कहे घोड़े पर सवार होने से अच्छा है पैदल चलना। गोनू झा यह सुनकर शांत रह गए। बात ठीक भी थी कि जब घोड़ा हो तो कोई पैदल क्यों चले। तीसरे अधकोसी में प्रवेश के बाद गोनू झा ने सेठ से कई बार कहा कि उपदेश सुनाए, मगर सेठ टालता गया। जब गंतव्य की दूरी महज 2 फरलांग बची तो गोनू झा रुक गए और बोले, अब तीसरा और अंतिम उपदेश दे दीजिए सेठ जी, वरना अब एक कदम आगे नहीं बढ़ाऊंगा। यदि आप यह सोच रहे हैं कि उपदेश सुनने के बाद मैं यह बक्सा आपके स्थान तक नहीं पहुंचाऊंगा तो यह बात मन से निकाल दीजिए। मैं ब्राह्मण हूं और झूठा वादा नहीं करता हूं। गोनू झा ने महाराज से कहा, संयोग की बात है कि बड़ा बाजार की घटना मेरी आंखों के सामने घटित हुई। मैंने चोरों के संगठित गिरोह की सक्रियता का पता लगाने के लिए अपने ढंग से काम करना शुरू कर दिया है। मुझे विश्वास है कि मैं इस घटना में संलिप्त चोरों को खोज निकालूंगा। केवल इस घटना? महाराज ने पूछा। महाराज, यह तो शुरुआत होगी, कहीं से तो शुरू करना ही होगा। उद्देश्य तो आपके आदेश का अनुपालन ही है, गोनू झा ने उत्तर दिया। गोनू झा के इस उत्तर से महाराज आश्वस्त हुए। गोनू झा महाराज से विदा लेकर वापस अपने घर लौट आए। दूसरे दिन पौ फटते ही कोतवाल गोनू झा के घर पहुंच गया। उस समय न गोनू झा जगे थे और न उनकी पत्नी। थोड़ी देर कोतवाल गोनू झा के दरवाजे के आसपास चहलकदमी करता रहा। फिर एक पेड़ के नीचे रखी चौकी पर बैठ गया और गोनू झा के जगने की प्रतीक्षा करता रहा। लगभग घंटे भर बाद गोनू झा जगे। हाथ में लोटा लिए और कंधे पर गमछा रखे गोनू झा शौच के लिए निकले तो दरवाजे पर नगर कोतवाल को बैठा देखकर उन्होंने समझ लिया कि चोर के बारे में जानकारी कोतवाल को मिल गई है। कोतवाल ने गोनू झा को आते देखा तो चौकी से उठकर खड़ा हो गया और नमस्कार किया। गोनू झा उसे बैठे रहने का इशारा करते हुए वहां से शौच के लिए निकल गए। शौच से निवृत्त होकर गोनू झा घर पहुंचे। स्नान ध्यान के बाद नगर कोतवाल को अपने कमरे में बुलवा लिया और पूछा तो पता चल गया उस चोर का? कोतवाल ने हर्षित होते हुए बताया, हाँ पंडित जी, 3 महीने पहले वह चोर कारागार से मुक्त किया गया है। और कुछ? गोनू झा ने पूछा। जी बस इतना ही, कोतवाल ने कहा।
कोतवाल का यह उत्तर सुनकर गोनू झा आवेश में आ गए और क्रोधित स्वर में बोले, अरे तुम कोतवाल हो या भरभूजे? तुम्हारे इलाके में बिल्कुल सुनियोजित ढंग से श्रृंखलाबद्ध चोरी हुई। चोर आनन फानन में बड़ा बाजार के बड़े दुकानदारों का सारा माल असबाब उड़ाकर ले गए। उस घटना के बारे में सुराग खोजने की कोई उत्सुकता तुममें नहीं है। नगर कोतवाल गोनू झा को आवेश में पहली बार देख रहा था। अब तक उसके मन में गोनू झा की छवि एक मस्खरे की थी, मगर गोनू झा का यह रूप देखकर उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि वह क्या बोले। गोनू झा ने कहा, सुनो कोतवाल, मुझे शाम तक पूरी तफ्तीश से बताओ कि कारागार में उस चोर का आचरण कैसा था, उसके साथ और कौन कौन लोग बंद थे, कारागार में उसकी किस किस कैदी से बातचीत होती थी, उसका आम कैदियों से कैसा व्यवहार था, कारागार से निकलने के बाद वह कहाँ गया, वह मूलतः कहाँ का रहने वाला था, कारावास से निकलने के बाद वह क्या क्या कर रहा है। कोतवाल सिर झुकाए गोनू झा की बातें सुनता रहा और जब नमस्कार कर जाने लगा तभी गोनू झा ने उसे टोका, और सुनो, सादे लिबास में कुछ सिपाहियों को आसपास के गांवों के बाजारों में तैनात कर दो। उन्हें यह निर्देश दो कि वे दुकानों के आस पास की गतिविधियों पर नजर रखें, क्योंकि चोरों का मनोबल बढ़ा हुआ है, वे कहीं भी इस तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं। तुम लोग वहां मिट्टी खोदने के काम में लगे लोगों पर नजर रखो। ध्यान रहे, उनसे कोई बातचीत नहीं करोगे, मगर उनकी प्रत्येक हरकत तुम लोगों की नजर में होनी चाहिए। सूरज अस्त हो चुका था। गोनू झा मुस्तैदी से कनात लगाने की तैयारियों का जायजा ले रहे थे। एक आदमी माथे पर पगड़ी बांधे लंगड़ाता हुआ गोनू झा के पास आया और नमस्कार करके बोला, मालिक, सुना है कि आपके यहाँ कोई बड़ा भोज-भात होने वाला है। मैं हलवाई हूँ। यदि भासन भात बनाने का काम मिल जाता। गोनू झा ने उसे देखा और उन्हें समझते देर नहीं लगी कि यह आदमी और कोई नहीं, लंगड़ू उस्ताद ही है। उन्होंने हंसते हुए कहा, अब मेरे दरवाजे से कोई निराश नहीं लौटेगा। यह बताओ कि 2,500 आदमी के लिए 56 पकवान बनाने के लिए कितने चूल्हों की जरूरत होगी और यह कितने दिनों में तैयार हो जाएगा। लंगड़ू उस्ताद गोनू झा के सवाल से सकपका गया। बोला, मालिक, कभी इतना बड़ा जलसा के लिए काम नहीं किया है। कैसे बताएं? भात, दाल, भुजिया, पापड़, अचार, दही, तरकारी, लड्डू, बुनिया बनाने का काम जानते हैं। गोनू झा ने दरियादिली दिखाते हुए कहा, कोई बात नहीं। आज से तुम पहले 56 चूल्हे बनाने के लिए मिट्टी खोदो। अकेले न कर सको तो बांस के लिए मिट्टी खोदने के काम में लगे लोगों को साथ में ले लो। फिर उन्होंने बांस लगाने के काम में लगे लोगों से कहा, अरे तुम सब सुन लो, यह हलवाई तुम्हें जो कहे वह करना। काम अच्छा होना चाहिए। मजदूरी के साथ ही भोजन और इनाम दोनों मिलेगा। समझ गए? सभी ने हामी भरी। गोनू झा मुस्कुराते हुए वहां से लौट आए। थोड़ी ही देर में लंगड़ू उस्ताद के गांव में तैनात रूंगरूट भागते हुए गोनू झा के पास पहुंचे। गोनू झा पहले ही समझ चुके थे कि क्या बताने आए हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा असामी मिट्टी खोदने के काम में लगा है। जाओ उन पर नजर रखो। गोनू झा बहुत खुश थे। उन्हें अपनी कामयाबी का पूरा भरोसा हो गया था। एक रंगरूट को भेजकर उन्होंने नगर कोतवाल को तलब किया। नगर कोतवाल के आने पर उन्होंने निर्देश दिया कि सादे लिबास में आज रात अपने सभी सिपाहियों के साथ वह उनके घर के आस पास चक्कर लगाता रहे। काम मुस्तैदी से होना चाहिए और पूरी गोपनीयता बरती जाए। कोतवाल को निर्देश देकर वे घर में गए और पंडिताइन को 16 श्रृंगार करने को कहा। पंडिताइन कुछ बोलती इससे पहले ही गोनू झा ने कहा कि समय नहीं है सवाल जवाब करने का। खुद वे कपड़ा बदलने लगे। रेशम का कुर्ता, उसमें नगीने जड़े सोने के बटन, मलमल की धोती, पांव में जूता। पंडिताइन भी सज धज कर तैयार हो गई।
उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इन दिनों गोनू झा क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। गोनू झा के तेवर और मुखमुद्रा से यही लग रहा था कि वे कुछ सुनेंगे नहीं। इसलिए पतिव्रता नारी की तरह पंडिताइन दूसरे आदेश की प्रतीक्षा में खड़ी हो गई। बाछा है बाछा। बाछा? कौन कहता है? अरे बकरा और बाछा में अंतर नहीं समझता क्या? क्या मेरे पास आंखें नहीं हैं? क्यों मूर्ख बना रहे हो? वह आदमी अब रोष में बोल रहा था। माधो ने भी उत्तेजित होकर जवाब दिया, हाँ बाछा है बाछा। बाछा? बाछा? एक नहीं 100 बार बाछा। उस आदमी ने माधो से भी ऊंची आवाज में कहा, बकरा बकराब करा। माधो फिर चीखा, बाछा बाछा बाछा। ऐसे ही चीखते चीखते दोनों गांव के मोड़ तक पहुंच गए। वहां उन्हें 3 आदमी दिखे। उनमें से एक ने उन्हें टोका, अरे क्यों चीख रहे हो दोनों? माधो ने रुआसा होकर कहा, यह आदमी मेरे बाछा को बकरा बता रहा है। बाछार चौंक कर उस टोकने वाले आदमी ने पूछा, कहाँ है बाछा? माधो ने मासूमियत से जवाब दिया, मेरे कंधे पर। वह आदमी ठठाकर हंस पड़ा। फिर हंसते हंसते बोला, अच्छा मजाक कर लेते हूं। मजाक? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मेरे कंधे पर बाछा है और यह आदमी मुझे तब से तंग कर रहा है। बाछा नहीं बकरा है कह कहकर मुझे आजिज कर चुका है। अरे भाई, है बकरा तो बाछा कैसे कह दे कोई? अब तुमको बाछा को बकरा कहना हो तो कहो, उस आदमी ने कहा। उसकी बात सुनकर माधो ने अपने कंधे से बाछा को उतारा और उसे देखने लगा। फिर बोला, यह बाछा ही है। क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? जाओ अपना रास्ता देखो। अभी ये बातें हो ही रही थीं कि गांव के मोड़ पर खड़े 2 आदमी माधो की तरफ आ गए। माधो ने उन्हें देखा। उसे याद आया, जब वह मंडी में सुस्ताने के लिए बैठा था तब यही चारों उसके आजू बाजू आकर बैठ गए थे। उन दोनों ने बाछा को सहलाया, फिर बोले, वाह क्या बात है, बहुत मस्त बकरा है तुम्हारा। बोलो बेचोगे? माधो उनकी बात सुनकर हताश सा दिखने लगा। उनमें से एक ने फिर कहा, बताओ कितने में बेचोगे? मुझे पसंद आ गया है, बहुत शानदार बकरा है। माधो बारी बारी से चारों को देख रहा था। उसे चुप देखकर उन चारों में से एक ने कहा, अरे भाई, तुम तो बाछा खरीदने गए थे। मतलब कि तुम्हें तो बाछा की जरूरत है, बकरे की नहीं। ऐसे में ही बकरा तो तुम्हारे लिए बेकार हुआ ना? ऐसे तुम्हारी मर्जी। तुम्हारे लिए जो फालतू चीज है उसकी हमें जरूरत है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि जो चीज तुम्हारे लिए फालतू है उसका खरीदार तुम्हें राह चलते मिल गया। बेचना चाहो तो बेच दो। जितने में लाए हो उतनी रकम तुम्हें हम दे देंगे। बोलो कितने में खरीदा था? माधो ने मायूसी भरे शब्दों में बोला, 150 में। पूरे मिथिलांचल के नौजवानों में खलबली मची हुई थी। प्रायः हर बेरोजगार नौजवान उस प्रतियोगिता की तैयारी में जुटा हुआ था जो महाराज के दरबार में 1 माह बाद आयोजित होने वाली थी। महाराज ने पूरे राज्य में मुनादी करा दी थी कि उन्हें एक ऐसे सहयोगी की आवश्यकता है जो रसिक भी हो और विलक्षण बुद्धि का भी। राज्यस्तरीय प्रतियोगिता अगले माह पूर्णिमा के दिन राजदरबार में होगी। मिथिला के नौजवानों में इस प्रतियोगिता में भाग लेने का उत्साह था। क्या पता कहीं वे प्रतियोगिता में सफल होकर महाराज के सहयोगी बन जाएं। फिर तो मजा ही आ जाएगा। राज दरबार में जगह मिलेगी और महाराज का खास सहयोगी होने से समाज में प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। नियत समय पर राज दरबार में प्रतियोगिता आरंभ हुई। हजारों की संख्या में प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए युवक वहां जमा हुए। महाराज ने युवकों के उमड़ते सैलाब को देखकर प्रतियोगिता का स्थान राजदरबार के स्थान पर राजमहल के बाहर के मैदान में बदल दिया।
मैदान में जब सभी प्रतियोगी एकत्रित हुए तब महाराज उनके बीच पहुंचे। मैदान के मध्य में उनके लिए चारों ओर से खुला हुआ मंच तैयार किया गया था। महाराज मंच पर पहुंचे और अपना आसन ग्रहण किया। प्रतियोगिता आरंभ होने की घोषणा हुई। महाराज अपने आसन से उठे। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुझे एक ऐसे सहयोगी की आवश्यकता है जो विलक्षण बुद्धि का हो। प्रतियोगी युवाओं की बुद्धि की परीक्षा के लिए इस पद के लिए मैंने एक शर्त रखी है कि मेरा सहयोगी वही बन सकता है जो आकाश में महल का निर्माण कार्य करने या कराने में समर्थ हो। इस कार्य के लिए उसे राजकोष से मुहमांगी रकम और इच्छित वस्तुएं उपलब्ध करा दी जाएंगी। मैदान में सन्नाटा सा छा गया। हजारों की संख्या में उपस्थित युवाओं को जैसे काठ मार गया। भला आकाश में भी कोई महल बना सकता है? प्रतियोगी मन ही मन विचार करने लगे, जरूर महाराज का दिमाग खराब हो गया है। यह कोई शर्त हुई? अरे नौकरी देने की मंशा नहीं थी तो मुनादी क्यों कराई? लेकिन कुछ भी बोलने की हिम्मत उनमें नहीं थी। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े थे, बगले झांकते हुए। कुछ युवक जो मैदान के किनारे खड़े थे वे वहां से खिसकने लगे। तभी भीड़ से एक युवक रास्ता बनाता हुआ मंच के पास पहुंचा। उस युवक ने कहा, महाराज की जय हो। महाराज, यदि आज्ञा दें तो मैं आकाश महल बनाने का कार्य कर सकता हूं, किंतु इस कार्य का आरंभ कराने में मुझे 4 माह का समय चाहिए। महाराज चौंक पड़े। मैदान में खड़े हजारों प्रतियोगी युवक। सभी की आंखें मंच के पास खड़े युवक पर टिकी हुई थीं। और मंच के पास खड़ा वह युवक मुस्कुरा रहा था, आत्मविश्वास से भरा हुआ। महाराज अपने आसन से फिर उठे और मंच के किनारे तक चलकर आए। उन्होंने उस युवक को करीब से देखा। मंच के पास खड़ा युवक उन्हें आत्मविश्वासी लगा। उस युवक की आंखों में एक विशेष किस्म की चमक थी, जिसे देखकर महाराज को लगा कि जरूर यह युवक अन्य प्रतियोगियों से भिन्न है। उन्होंने युवक से पूछा, युवक, क्या तुम विश्वासपूर्वक कह सकते हो कि आकाश में महल बना लोगे? जी हाँ महाराज, युवक ने संक्षिप्त उत्तर दिया। तुम्हारा नाम क्या है युवक? महाराज ने पूछा। गोनू झा। युवक ने फिर संक्षिप्त उत्तर दिया। पंडिताइन, जो कि इस तरह घटनाक्रमों में आए नाटकीय परिवर्तन से घबरा गई थी, बोली, न पंडित जी, हाथ नहीं दुख रहा। मैं असल में समझी नहीं थी कि तुम क्या कर रहे हो, इसलिए गुस्सा आ गया। गोनू झा हंसते हुए पंडिताइन का कंधा थपथपाते हुए घर की ओर चले गए। मिथिलांचल में साध संतों में लोगों को काफी भरोसा है। गोनू झा के जमाने में भी था। गोनू झा के पिता सत्संग प्रेमी थे। साधु संतों की सेवा करना अपना धर्म समझते थे। तांत्रिकों ज्योतिषियों पर खर्च करने से भी वे पीछे नहीं रहते। गोनू झा ने उन्हें कई बार समझाया मगर उनके पिता पर कोई असर नहीं हुआ। आए दिन ज्योतिषियों और साधु संतों का आना उनके घर में जारी रहा। एक दिन गोनू झा ने अपने पिता को साधु संतों की अंध आस्था से निकालने की ठान ली। उन्होंने घर में घोषणा की कि उन्हें कुछ काम से बाहर जाना है, 2-3 माह में वे लौट आएंगे। माता पिता के चरण छूकर वे घर से निकल पड़े। गांव से बाहर जाकर गोनू झा ने एक तालाब में स्नान किया। झोले से गेरुआ वस्त्र निकालकर धारण किया। नकली दाढ़ी, मूछे और जटाओं जैसी संरचना की टोपी लगाई और फिर सिर पर गेरुआ पगड़ी लगा ली कि यह तो लगे कि जटाधारी साधु हैं, मगर जटा नकली है, इसका अंदाजा किसी को नहीं लगे। दर्पण में झांक कर देखा तो पूरी तरह संतुष्ट हुए कि उन्हें कोई पहचान नहीं सकता। फिर उन्होंने रही सही कसर ललाट पर चंदन के आलेपन से पूरी की। उसी तालाब के पास के एक बरगद के पेड़ के नीचे उन्होंने धूनी रमाई और पद्मासन लगाकर ध्यानमस्त मुद्रा में आ गए।
उन्हें मालूम था कि देरसबेर गांव का कोई न कोई आदमी इधर से गुजरेगा ही, और एक साधु को धूनी रमाए वहां बैठा देख इस बात की सूचना उनके पिता को अवश्य देगा। अभी अधिक समय नहीं गुजरा था कि गांव का एक किसान उनके पास आया, मगर गोनू झा तो ध्यानमस्त थे, उसकी तरफ देखा तक नहीं। किसान थोड़ी देर तक हाथ जोड़े बैठा रहा, मगर जब साधु महाराज हिले तक नहीं तो वहां मत्था टेककर उठ खड़ा हुआ। गोनू झा उसे जाता देख मन ही मन खुश हुए। उन्हें विश्वास था कि गांव में अब यह चर्चा हो जाएगी कि तालाब के किनारे एक सिद्ध महात्मा धूनी रमाए बैठे हैं। गोनू झा अपने साथ झोले में पर्याप्त मेवे और फल लेकर आए थे, इसलिए उन्हें भोजन की परवाह नहीं थी। दूसरे दिन जब आम साधुओं की तरह वे भोजन की व्यवस्था के लिए गांव में नहीं गए, तब ग्रामीणों को विश्वास हो गया कि तालाब किनारे बैठा साधु कोई सिद्ध पुरुष है। इस बात की खबर गोनू झा के पिता को भी लगी तो उनसे रहा नहीं गया। वे महात्मा के दर्शन के लिए तालाब किनारे पहुंचे। अपने पिता को आया देख गोनू झा ध्यानमस्त हो गए। गोनू झा के पिता वहां काफी देर तक बैठे रहे, मगर साधु महाराज की तंद्रा भंग नहीं हुई। उनके पिता गांव लौट आए। गांव में चर्चा फैल गई कि गांव के बाहर एक महात्मा तपस्या में लीन है, समाधि की अवस्था में है। साधु महाराज के दर्शन के लिए तांता लग गया। गोनू झा ने वृद्ध महाराज से मिलकर यह महसूस किया कि महाराज का एकाकीपन भी उनके आरोग्य लाभ में बाधक है। उन्होंने राज वैद्य से इस संबंध में परामर्श किया और उनकी अनुमति से वृद्ध महाराज के कक्ष में प्रतिदिन किसी न किसी कलाकार को बुलाकर उसका गायन वादन आदि का आयोजन कराते रहे। चारण तो वे खुद थे। वे इस बात का ध्यान रखते थे कि महाराज उदास और एकाकी न हो। वृद्ध महाराज का कक्ष कलाकारों के आने जाने से जीवंत हो उठा और देखते ही देखते वृद्ध महाराज के स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। राजवैद्य ने भी वृद्ध महाराज के स्वास्थ्य में तेजी से हो रहे सुधार को स्वीकार किया तथा घोषणा की कि वृद्ध महाराज अब खतरे से बाहर हैं। नए राजा ने जब अपने पिता के स्वास्थ्य में आए इस परिवर्तन को देखा, तब वे गोनू झा के प्रति आभार बोध से भर गया। मगर गोनू झा ने नए राजा को समझाया कि कलाकारों की संगति से महाराज के स्वास्थ्य में यह सुधार हुआ है। वृद्ध महाराज का एकाकी जीवन उनके स्वास्थ्य की राह में अड़चन था। उनके साथ राजवैद्य से लेकर सेवक तक ऐसा व्यवहार कर रहा था कि वे बहुत बीमार हैं तथा उनका बचना मुश्किल है। दरअसल ऐसा व्यवहार तो किसी स्वस्थ व्यक्ति को भी रोगी बना देगा। कलाकार संवेदनशील होते हैं। वे महाराज के मनोभावों को समझते हुए उनके साथ वैसा ही व्यवहार कर रहे थे जिसकी आवश्यकता महाराज को थी। इस कारण वृद्ध महाराज के स्वास्थ्य में तीव्रता के साथ सुधार हुआ। नए राजा को अब समझ में आया कि जिन्हें वे निकटू और याचक की संज्ञा दे रहे थे, उनकी उपयोगिता राज्य के लिए कितनी अहम है। जब गोनू झा अंग देश से विदा होने को हुए तो नए राजा ने राजमहल में एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें राज्य के प्रायः सभी कलाकारों की कला का प्रदर्शन हुआ। इस आयोजन में वृद्ध महाराज भी उपस्थित हुए। नए राजा ने गोनू झा को विदाई से पहले ढेर सारे उपहार दिए और अंग देश के विद्वज्जन गोनू झा को मिथिला तक पहुंचाने आए। वे सभी गोनू झा के प्रति कृतज्ञताबोध से भरे हुए थे। ने यह निर्णय इसलिए लिया कि अंग देश के विद्वज्जनों ने उनके पास आकर उनके प्रति आस्था जताई थी तथा मिथिलांचल की परंपरा रही है कि दरवाजे पर आए अतिथियों की क्षमता भर इच्छापूर्ति का उपाय किया जाना चाहिए। गोनू झा के प्रति अंग देश के वृद्ध महाराज का स्नेह भाव प्रारंभ से ही बना हुआ था। प्रायः प्रत्येक राज्योत्सव में उन्होंने गोनू झा को अवश्य बुलाया था और उचित सम्मान व उपहार देकर उन्हें विदा किया था। वृद्ध महाराज के रुग्ण होने की सूचना पर गोनू झा उद्वेलित न होते तो कैसे? गोनू झा अंग देश को विद्वज्जनों के साथ चल दिए।
रास्ते में उन्होंने नए राजा के आचरण व्यवहार आदि की पूरी जानकारी प्राप्त की। फिर उन्होंने उन लोगों को सलाह दी कि जब वे नए राजा से मिलने दरबार में जाएं तो कोई कुछ भी नहीं बोले, बस वे जैसा करें वैसा ही वे सब भी करते जाएं। लोगों ने उन्हें अपनी सहमति दे दी। गोनू झा ने दरबार में खबर भिजवाई कि मिथिला से गोनू झा आए हैं और वे अपने अंग देश के मित्रों के साथ नए राजा के दर्शन के लिए दरबार में उपस्थित होना चाहते हैं। नए राजा को जब सूचना मिली कि गोनू झा आए हैं तो उसने ससम्मान दरबार में बुलाने का निर्देश दिया। नए राजा को गोनू झा के बारे में इतना तो पता ही था कि उसके पिता गोनू झा को प्रायः बुलाया करते थे। गोनू झा की विद्वता और विनोदप्रियता की चर्चा भी उसने सुन रखी थी, लेकिन उनके साथ अंग देश के विद्वतजनों को आते देख उसकी पेशानियों पर बल पड़ गए, मगर उसने कुछ कहा नहीं। गोनू झा के अभिवादन के लिए नया राजा सिंहासन से उतरकर खड़ा हो गया। गोनू झा ने उसे नमस्कार करने के लिए अपने हाथ जोड़े, तब उनके साथ आए अंग देश के विद्वतजनों ने भी अपने हाथ जोड़े और फिर गोनू झा ने अपने हाथ फैलाकर मुंह खोल लिया और उसी मुद्रा में मूर्तिवत खड़े हो गए। उनके साथ दरबार में उपस्थित विद्वतजनों ने भी ऐसा ही किया। गोनू झा सहित इतने सारे लोगों को हाथ फैलाए और मुंह बाए खड़े देखकर नया राजा कुछ समझ नहीं पाया। दरबारी भी इस कौतुक को विस्मय से देख रहे थे। काफी देर तक नया राजा उन्हें चकित सा देखता रहा, फिर उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने विस्मित भाव से पूछा, क्या आप लोग मेरे राज्याभिषेक पर प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं? गोनू झा ने केवल एक हाथ की अंगुलियों को एक बार नचाया, फिर पूर्व की भांति ही मूर्तिवत हो गए। उनके साथ आए लोगों ने भी वैसा ही किया। दरबारी चकित थे और नया राजा कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। उसने फिर गोनू झा से पूछा, क्या आप लोग वृद्ध महाराज के आरोग्य लाभ की कामना प्रकट कर रहे हैं? गोनू झा ने पूर्व की भांति ही एक हाथ की अंगुलियों को नचाया और मुंह बाएं अपनी पूर्व की मुद्रा में आ गए। वे लोग भी अन्य ग्रामीण मंडियों में इसी तरह ठगी के शिकार हुए थे। गोनू झा मुस्कुराते हुए उनकी बातें सुनते रहे और अगले मंडी के दिन मंडी में ही मिलने की बात कहकर उन लोगों को विदा किया और फिर सोने चले गए। अपने गांव के पास लगने वाली मवेशी मंडी में अगले सप्ताह गोनू झा मंडी लगने से पहले ही पहुंच गए और एक पेड़ के नीचे बोरा बिछाकर बैठ गए। उन्हें देखकर कोई कह नहीं सकता था कि वे मिथिला नरेश के दरबार के नामचीन दरबारी हैं। साधारण कृषक के लिबास में गोनू झा ठेठ ग्रामीण लग रहे थे। गोनू झा के मंडी में पहुंच जाने के बाद धीरे धीरे मवेशी बाजार जमने लगा। 2 घंटे में बाजार पूरी तरह सज गया। गोनू झा की आंखें माधो को तलाश रही थीं। एक पेड़ के नीचे बैठा माधो उन्हें दिख गया। वह पोटली से रुपए बार बार निकाल उन्हें गिनने में लगा हुआ था। लगभग 1.5-2 घंटे बाद माधो अचानक अपनी जगह से उठा और तेजी से मवेशी मंडी के पूर्वी कोने की ओर जाने लगा। गोनू झा भी उठे और धीमी गति से माधो की तरफ जाने लगे। माधो चलते हुए जिस जगह पर रुक गया था, उस जगह पर 4 आदमी एक सफेद और शानदार बछड़े के साथ खड़े थे। माधो ने उनके पास पहुंचकर बछड़े को सहलाना शुरू किया। शायद उन चारों ने माधो को पहचाना नहीं था या फिर पहचानकर भी अनजान बन रहे थे। माधो को प्यार से बछड़े को सहलाते देखकर उनमें से एक ने कहा, क्या बात है, पसंद आ गया। पूरे बाजार में ऐसा बाछा तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। बोलो, लेना है? माधो ने गर्दन हिलाकर हामी भरी। फिर पूछा, कितने में दोगे? 200 रुपए। एक दाम, उसने जवाब दिया। अभी बातों का सिलसिला शुरू ही हुआ था कि गोनू झा वहां पहुंच गए और ऊंची आवाज में पूछा, अरे यह बकरा किसका है? चारों के चेहरे का रंग इस सवाल पर उड़ गया। ठीक उसी समय माधो ने कहा, अरे लगता है मेरा ही दिमाग खराब हो गया है कि बकरा मुझे बाछा सा दिखता है।
पिछले हफ्ते भी मैंने एक बकरा को बाछा समझकर खरीद लिया था। गोनू झा ने फिर जोर से लगभग चीखते हुए पूछा, अरे बकरे का दाम कौन बताएगा? बता जल्दी। गोनू झा की इस आवाज को सुनकर 4-5 हट्टे कट्टे ग्रामीण दौड़कर उस स्थान पर पहुंच गए और बछड़े के साथ आए चारों ठगों के आजू बाजू में जाकर खड़े हो गए। गोनू झा के चीखकर पूछने पर उन चारों में से एक ने कहा, 200 का बाछा है हुजूर। यह बकरा नहीं, बाछा है। गोनू झा मुस्कुराए, फिर बोले, जो भी हो मैं तो बकरा ही कहूंगा। गोनू झा थोड़ी देर बारी बारी से उन चारों को देखते रहे, फिर मुस्कुराते हुए धीमी आवाज में बोले, 200 दाम बताया न? 200 रुपए है न? उन चारों ने गर्दन हिलाकर हामी भरी। गोनू झा ने अपनी आवाज को और धीमा किया और लगभग फुसफुसाते हुए बोले, 200 रुपए मतलब 200 है न? और 200 रुपए का मतलब 200। इतना कहने के बाद वे उन चारों में से एक के पास पहुंचे और उसके कानों के पास फुसफुसाते हुए बोले, और हिसाब किताब में शून्य का कोई मतलब नहीं होता है न? तो 2 शून्य हटे, बच गया 2। यह लो 2 रुपए और यह बकरा मेरा हुआ। गोनू झा की बात सुनकर चारों आदमी ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके आजू बाजू खड़े लोगों ने उन्हें धर दबोचा और उनकी मुश्कें चढ़ाकर उन्हें बांध दिया गया। मंडी में रौनक होने के कारण वहां भीड़ लग गई। तब गोनू झा ने भीड़ में शामिल लोगों से पूरा वृत्तांत कह सुनाया कि कैसे इन लोगों ने माधो को असमंजस में डालकर उसका बाछा 15 रुपयों में ले गए थे। महाराज मान गए। 3 माह के बाद गोनू झा पूर्वी श्मशान के टीले पर पहुंचे। उन पर पुआल लादा गया और आग लगा दी गई। आग 3 दिनों तक सुलगती रही। लोगों ने मान लिया कि गोनू झा का स्वर्गारोहण हो गया है। दरबारी खुश थे किंतु महाराज दुखी। इस घटना के ठीक 3 माह बाद महाराज के दरबार में गोनू झा ने मुस्कुराते हुए प्रवेश किया। सभी आश्चर्यचकित रह गए। महाराज चौंककर सिंहासन से उठ खड़े हुए कि कहीं वे स्वप्न तो नहीं देख रहे। लेकिन गोनू झा का आना सच था, सपना नहीं। गोनू झा ने ऊंची आवाज में कहा, महाराज की जय हो। स्वर्ग में आपके पिता कुशल हैं और उन्होंने मुझे इस पत्र के साथ धरती पर भेज दिया है। महाराज ने पत्र लिया और ऊंची आवाज में पढ़ने लगे ताकि दरबारी भी बड़े महाराज के पत्र का विवरण जान लें। महाराज पढ़ रहे थे, पुत्र, गोनू झा ने मुझे पूजन कार्य के नियम सिखला दिए हैं, इसलिए उसे मैं वापस भेज रहा हूं। स्वर्ग में देवगणों को दाढ़ी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए यहां नाई नहीं है। मेरी दाढ़ी और मेरे बाल बढ़ गए हैं। तुम अपने दरबार से हजाम को उसी विधि से स्वर्ग भेजो जिस विधि से गोनू झा को भेजा था। तुम्हारा पिता। दरबार में सन्नाटा छा गया। हजाम की हालत खराब थी। वह अपने आसन से उठा और घरबराते हुए महाराज के पास पहुंचकर कहने लगा, महाराज, यह झूठ है। आप कृपा कर मेरी बात सुनिए। गोनू झा वाला पत्र स्वर्ग से नहीं आया था। उसे मैंने ही लिखा था। मेरी गलती माफ कीजिए। मेरी जान बख्श दीजिए। महाराज किंकर्तव्य विमूढ़ से थे। तभी गोनू झा ने कहा, महाराज, यह सही कह रहा है। मैंने वह पत्र देखते ही समझ लिया था कि मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया है। इसलिए ही मैंने 3 माह का समय आपसे लिया था और 3 महीनों में मैंने अपने कमरे से श्मशान के टीले तक की एक सुरंग खोद ली थी। जब लोग मुझ पर पुआल डाल रहे थे तब मैं सुरंग से उतरकर अपने कमरे में चला आया था और 3 माह तक अपने घर में ही रहा। महाराज बहुत क्रोधित हुए और कहा, हजाम की इस दुष्चेष्टा के लिए इसे फांसी पर लटकाया जाना चाहिए। तब हजाम ने गोनू झा के पांव पकड़ लिए और उनके सामने गिड़गिड़ाने लगा। तब गोनू झा ने महाराज से अनुनय कर
उसे प्राणदंड से मुक्ति दिलाई, मगर महाराज ने हजाम को कारागार में डलवा दिया। मिथिला नरेश के दरबार में एक तहसीलदार नया बहाल हुआ था। लोगों से जबरन मालगुजारी वसूलकर वह महाराज की नजरों में अपना महत्व बढ़ाना चाहता था। लोग उसके रवैये से दुखी थे। तहसीलदार गोनू झा के गांव में पहुंचा और वहां भी अपने रुतबे के रोब में लोगों से अत्याचार पूर्वक मालगुजारी की वसूली करने लगा। दबाव बनाने के लिए उसने कई बकायेदारों के फसल कटवा लिए। बात गोनू झा तक पहुंची। गोनू झा कुछ गांव वालों के साथ वहां पहुंचे जहां तहसीलदार ठहरा हुआ था। गोनू झा और उनके साथ आए ग्रामीणों ने तहसीलदार को नमस्कार किया। उस समय तहसीलदार तहमद लपेटे कुर्सी पर बैठा धूप सेंक रहा था। उसने गांव वालों को आया देख अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, इस समय आप लोग यहाँ क्यों आए